चलो, अब मुझे बेटा एक चीज बताओ, एसीजेड को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? क्या आपको मैंने कभी बताया था कि एसीजेड को बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं? डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एक्ट में अलग अलग बेनिफिट रहते हैं। कभी ना कभी मैंने आपको बताया होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अलग अलग एक्ट में अलग अलग बेनिफिट्स रहते हैं, यस और नो। अच्छा, एक चीज और बताओ, इंडिया को एक्सपोर्ट की जरूरत है, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोट करता है या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, क्या इंडिया के लिए ज्यादा जरूरी है एक्सपोर्ट करना? एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स का इंडिया के बाहर जाना और पैसे का इंडिया आना, है ना? डॉलर्स, डॉलर्स इंडिया आना, पाउंड्स का इंडिया में आना, येन्स का इंडिया में आना, यस और नो? हाँ, रूबेल का इंडिया में आना, तो ये होता है एक्सपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट में पैसा आता है या सामान आता है और पैसा जाता है? इस बार डॉलर, पाउंड, येन, ये सब कहाँ जाता है? इंडिया के बाहर। आपको पता है बेटा, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये फॉरेन करेंसीज। क्योंकि अगर अपने पास फॉरेन करेंसी खत्म हो गई तो बेटा कोई भी देश अपन को सामान नहीं देगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया इंडिपेंडेंट है लेकिन रिसोर्सेज के टर्म्स में इंडिपेंडेंट नहीं है। हमको पेट्रोल आज भी दुबई से खरीदना पड़ता है, सऊदी से खरीदना पड़ता है, रशिया से खरीदना पड़ता है। हमको बहुत सारी चीजें नेसेसिटी, मतलब बिल्कुल जरूरत वाली चीजें हमको इंडिया के बाहर से खरीदना पड़ती है। तो बेटा एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा इंडिया आएगा, और पैसा इंडिया आएगा तो आप चीजें, जो जरूरत की चीजें हमको खरीद पाओगे। तो एक्सपोर्ट को सरकार प्रमोट करती है। आपको पता है एक्सपोर्ट को सरकार प्रमोट करती है बेटा? मैं आपको बताऊं, जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट वगैरह पे जीएसटी नहीं लगता है जनरली। देयर इज नो जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट। आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, अभी इंटर लेवल पे आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, फाइनल लेवल पे आप पढ़ोगे कि एक्सपोर्ट के केस में आपको जीएसटी नहीं लगता है। दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास। ऐसे बेटा अलग अलग एक्ट में अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं एक्सपोर्ट वालों को। आपको पता है ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, ये भी तो एक्सपोर्ट ही करती है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई ही एक्सपोर्ट करने के लिए जाती है। तो सरकार इसको बहुत सारे बेनिफिट देती है बेटा, ध्यान से सुन लेना सब लोग। सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देती है क्योंकि वो एक्सपोर्ट करती है। और इनकम टैक्स में जो अपन पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ दी, मतलब बहुत काम की चीज है आपके लिए, बहुत सिंपल सी चीज है। इनकम टैक्स में बेटा आप पढ़ने वाले हैं सेक्शन 10AA। एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 10AA। आप ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको विद सेक्शन याद रखना है, और आपको ये वैसे भी याद रहेगा। तो सेक्शन 10AA है आपके पास, जो इनकम टैक्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेनिफिट देता है। ये बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करेगा। आपको पता है ये सेक्शन बड़ा ही आसान चीज बोलता है। ये सेक्शन बोलता है कि पहले 5 साल तक, फर्स्ट 5 इयर्स, पहले 5 साल तक 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका एक्सेप्ट रहने वाला है। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपको यही बस याद रखना है बेटा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्या फायदा है सर? पहले 5 साल तक 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज एक्सेप्ट। प्लीज फोकस के साथ सुन लीजिएगा। क्लास थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है क्योंकि आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पढ़ने के बच्चे आदी हैं। तो पहले 5 साल तक, फर्स्ट 5 ईयर तक आपको 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होने वाला है? एक्सेप्ट। ठीक है, पहले 5 साल तक। अच्छा, बस ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा उसके नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल, मैं आपको बता दूं बेटा, अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट को शॉर्ट में ईपी लिख रहा हूं मैं, ईपी, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट। अब देखिए बेटा, सरकार फायदा देखिए, सरकार टैक्स ही नहीं ले रही है इनसे। बोल रही है पहले 5 साल 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट माफ, और बोल रही है अगले 5 साल कितने परसेंट? 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका माफ हो जाएगा। बेटा ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सिंपल से कंसेप्ट पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको पढ़ाने वाला है सिंपल से कंसेप्ट पे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही रहता है, कई बार आता है, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। आज की क्लास जिस बच्चे ने अटेंड की होगी, उस, मतलब अगर ध्यान से क्लास अटेंड करोगे तो बेटा आपसे हमेशा बन जाएगा ये। आपको क्या ध्यान रखना है? पहले 5 साल तक 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, और अगले 5 साल तक 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट। अच्छा मुझे बताइए बेनिफिट कितने साल तक है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बेनिफिट कितने साल तक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितने साल तक आपको एसीजेड को बेनिफिट मिल रहा है?
सर एसईजेड को बेनिफिट मिल रहा है 10 साल तक, पहले 5 साल तक 100% का है और अगले 5 साल 50% का है। अब बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, 10 नहीं टोटल 15 साल का बेनिफिट है, क्योंकि सरकार बोलती है नेक्स्ट 5 ईयर। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है तो 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, तो अगले 5 साल तक सरकार बोलती है अगले 5 साल तक जो भी आपने अमाउंट ट्रांसफर करा है रिजर्व्स में, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और इसको आपको कंपेयर करना है किससे, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और इनमें से बेटा जो भी आपका लोअर आ जाए, इनमें से जो भी आपका लोअर आ जाएगा, विच एवर इज लोअर विल बी एक्सेप्ट। ध्यान से सुन लीजिएगा, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट की। तो मैंने आपसे क्या बोला, सेक्शन 10AA क्या बोल रहे हैं, पहले 5 साल तक 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट विल बी एग्जेम्प्ट, अगले 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विल बी एग्जेम्प्ट, और उसके अगले 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट को आप कंपेयर करोगे अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। बेटा रिजर्व क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, ये एसईजेड रिजर्व होते हैं, एसईजेड रिजर्व होते हैं। अगर आप उसमें रिजर्व में पैसा डालते हो तो जितना पैसा डाला और जितना 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, इन दोनों में से जो भी कम होगा, व्हिचएवर इज लोअर, का आपको एग्जेम्पशन रहेगा। आप मुझे बताइए क्या इन 2 सालों में कोई फर्क है, मतलब फर्क है या फर्क नहीं है इन वाले सालों में, 6 से 10 और 11 से 15 में फर्क है या फर्क नहीं है? बेटा बहुत फर्क है, समझना मेरी बात को। यहां पर आपने रिजर्व में 0 ट्रांसफर करा तो भी आपको 50% एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व में जितना ट्रांसफर करा उसको कंपेयर करोगे 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट से, और व्हिचएवर इज लोअर का आपको, हाँ समझना बेटा बात को। अब मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहली चीज, इसको हटा रहा हूं मैं आपके सामने से। बेटा प्लीज खासतौर पे वो बच्चे जो ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही क्लास अटेंड करते हैं, प्लीज यार आप मैसेज टाइप करके पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। आप मुझे बताइए बेटा, हटा रहा हूं मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूं मैं, आप बताओ कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन? वो कह सकते हो बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ योर सिलेबस। कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हो? सेक्शन नंबर 10AA। सेक्शन 10AA, और छोटा ए नहीं है बेटा, बड़ा वाला डबल ए है। वेरी गुड, सेक्शन 10AA। हाँ आप मुझे बताइए सेक्शन 10AA किसकी बात कर रहा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेक्शन 10AA इज टॉकिंग अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेक्शन 10AA कुछ बेनिफिट दे रहा है। आप मुझे बताइए क्या बेनिफिट है पहले 5 साल तक? क्या पहले 5 साल तक कितना बेनिफिट है? 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट। पहले 5 साल तक कितना एग्जेम्प्ट है? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अब बेटा जो बच्चे बोल रहे हैं 100% एग्जेम्प्ट है, गलत है। जो बोल रहे हैं 100% ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, वो भी गलत है, क्योंकि मेरे वर्ड से देखिए आप बिल्कुल क्लियर है। और यही तो इस टॉपिक की सबसे खास चीज है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं बेटा, क्या एग्जेम्प्ट होगा? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। आप ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और एक्सपोर्ट प्रॉफिट में फर्क होगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। हाँ पहले 5 साल 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट। अच्छा उसके अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विल बी एग्जेम्प्ट, और उसके अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विल बी कंपेयर्ड विद रिजर्व्स, है ना, विल बी कंपेयर्ड विद रिजर्व, और जो भी कम आएगा दोनों में से वो आपको क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट। एक सिंपल सा कंसेप्ट बेटा आपके सामने दिखा रहा हूं, देखना आप खुद ही मुझे बताएंगे। एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है, बेटा ध्यान रखना ये आपको मुझे अपने दम पे बताना है। एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट पीजीबीपी, और बेटा क्योंकि आप हो चुके हो मैच्योर, तो मैं अब आपसे जो पूछ रहा हूं आप बताइए देना। एक कंपनी है जिसका पीजीबीपी गिवन है 1 करोड़ रुपए। इस कंपनी ने बेटा एक्सपोर्ट किया है 200 करोड़ का, और इस कंपनी का डोमेस्टिक टर्नओवर 300 करोड़ है। तो बेटा अगर आप टोटल लगाओगे इस कंपनी का टोटल टर्नओवर कितना है? 500 करोड़। इधर फोकस करिएगा प्लीज। आप मुझे बताइए बेटा 1 करोड़ रुपए कमाए हैं 500 करोड़ के टर्नओवर पे, तो 200 करोड़ जो कि आपका एक्सपोर्ट है, 200 करोड़ रुपए कितने कमाए होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपने 1 करोड़ कमाए हैं 500 करोड़ पे, तो 200 करोड़ रुपए कितने कमाए होंगे? अगर आपने 1 करोड़ पूरे 500 करोड़ रुपए कमाए, बेटा 1 करोड़ तो पूरी फर्म का है प्रॉफिट। मैं फर्म के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्सपोर्ट प्रॉफिट। क्या आप मुझे एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल सकते हो?
सर यूनिटरी मेथड लगा देंगे सर, कई बार हमने सीखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर यस और नो? क्या करोगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बता देता हूं यार। 40 लाख आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 40 लाख। किस किस बच्चे को क्लियर है ये? बेटा ध्यान से सुनना, एग्जाम में आपको टोटल कंपनी का, टोटल फर्म का प्रॉफिट दिया होगा और आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर भी दिया होगा, डोमेस्टिक मतलब टोटल टर्नओवर भी दिया होगा। आपको प्रोपोर्शनेट करना है, आपको प्रोपोर्शनेट करना है इसको बेटा। आप प्रोपोर्शनेट करना भी बोल सकते हो, इसको आप यूनिटरी मेथड भी बोल सकते हो, इसको आप कुछ भी बोल दो, अल्टीमेटली आपका आंसर आना चाहिए 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपीज आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, 4 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं आज की क्लास अटेंड करने वाले को। और जनरली आता है बेटा, मैं आपको बता दूं ये कंसेप्ट मेजरली मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम आता ही आता है एग्जाम में, मतलब आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि एग्जाम में आने ही वाला है। क्रिश तेरा 40 लाख अमाउंट आ रहा है क्या? तेरा 40 लाख अमाउंट आ रहा है क्या क्रिश? क्रिश पाटीदार, तो बेटा ये प्रोपोर्शनेटी तो करा है, जब तो 40 लाख निकला है। 1 करोड़ तो पूरे 500 करोड़ का है, तूने प्रोपोर्शनेटली ये निकाल लिया कि 200 करोड़ का कितना है, तो 200 करोड़ का कितना है? 40 लाख। तो यूनिटरी मेथड बोलूं, प्रोपोर्शनेट करना बोलूं, एक ही बात होती है। चलिए किस किस को अभी तक बिल्कुल क्लियर है? अभी तक का पोर्शन बिल्कुल क्लियर है? आप फॉर्मल वे में देखें इसको, बड़ा सिंपल है बेटा, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास के लाइव कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट फेस टू फेस क्लास के लिए था। चलिए देखिए, आप अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप पढ़ रहे हो, सेक्शन 10 डबल ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टैक्स हॉलीडे, इसको टैक्स हॉलीडे भी बोलते हैं बेटा। आप देखिए ना, पहले कुछ टैक्स नहीं लग रहा आपको, टैक्स में माफी मिल रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टैक्स हॉलीडे। चलिए सेक्शन कौन सा है बेटा? सेक्शन है 10 डबल ए, और वेरी मतलब सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। सेक्शन 10 डबल ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए रिमार्क में क्या लिखा है आपके पास? इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और बेनिफिट क्या था आप मुझे बताइए, आप बताएंगे बेटा बेनिफिट। बेनिफिट ये है कि सर पहले 5 साल फॉर फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगले 5 साल नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका एग्जेंट रहने वाला है। और उसके अगले 5 साल नेक्स्ट 5 ईयर सर जितना भी अमाउंट ट्रांसफर किया है रिजर्व में उसको कंपेयर करेंगे 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और कौन सा ले लेंगे सर? विच एवर इज लोअर। किस किस को डिडक्शन कितना मिलेगा, बेनिफिट कितना मिलेगा, ये क्लियर है। दीज आर बेनिफिट्स, ये बेनिफिट है आपको। क्या आपको बेनिफिट क्लियर है? बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये बेनिफिट। हाँ ये बेनिफिट क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब मुझे बताइए बेटा, क्या आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल सकते हो? सर टोटल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर से और डिवाइड कर देंगे टोटल टर्नओवर से। जो आप कर रहे थे ना, जो आप मुझे यूनिटरी मेथड करके बता रहे थे लॉजिकली, मैं तो आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, और आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहिए आइडियली, आपको पता है आपको उसको, हाँ वहीं के वहीं यूनिटरी मेथड लगाना चाहिए, वो आप लगा लोगे। तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, जैसे बेटा अगर मैं आपको एग्जांपल याद दिलाऊं तो अपने एग्जांपल में 1 करोड़ रुपए को आपने मल्टीप्लाई करा था एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब किससे? दो 200 करोड़ से, और डिवाइड पता है किससे करा था? टोटल टर्नओवर मतलब 500 करोड़ से। तो आपका आंसर क्या आया था? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए का आपका आंसर आया था। फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, फॉर्मूला आप प्रॉफिट इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे एक्सपोर्ट टर्नओवर से और डिवाइड किससे कर दोगे? टोटल टर्नओवर से। तो आपका क्या निकल जाएगा बेटा? एक्सपोर्ट प्रॉफिट। ईमानदारी से मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए, क्या आपको ये बात क्लियर है जो मैंने अभी बॉक्स के अंदर कवर की है, कि बेनिफिट है क्या और एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालोगे कैसे? अब बेटा बेनिफिट है क्या ये तो आपको याद करना है, और ये कैसे निकालोगे? तो ये तो आप बेटा हमेशा से करते आ ही रहे हो, यूनिटरी मेथड तो आप बार बार लगाते आ रहे हो, प्रोपोर्शनेट करना तो आपको भी आना ही चाहिए। क्लियर है आपको? चलिए अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, बस खत्म होने वाला है ये।
और बात काम की है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट भी इसमें यूज होगा। लिखा है एक्सपोर्ट टर्नओवर इन टोटल टर्नओवर विल नॉट इंक्लूड। आपको पता है कहना क्या चाह रहा है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर के अंदर कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होंगी और कुछ चीजों के अंदर देखिए क्या लिखा है, कुछ चीजों के अंदर नाम लिखे हैं बेटा। सबसे पहला नाम लिखा है फ्रेट, फिर लिखा है टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और फिर लिखा है इंश्योरेंस। मतलब पता है क्या बोल रहा है, जब भी आप एक्सपोर्ट टर्नओवर लोगे, जब भी आप टोटल टर्नओवर लोगे, इन तीन चीजों को कंसीडर मत करना। और तीन चीजें क्या क्या है, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस। बेटा ये तीन चीजें आपको याद रखनी है और याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। फिट, FIT फिट। आप क्या याद रखोगे बेटा, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर के अंदर फिट इंक्लूड नहीं करना। और फिट मतलब क्या, F फॉर फ्रेट, I फॉर इंश्योरेंस चार्ज और T फॉर टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। जल्दी से देखिए ध्यान से, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों ही टर्नओवर के अंदर क्या इंक्लूड नहीं करना है, फिट। और फिट मतलब क्या, फ्रेट, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। चलो ये बताओ जल्दी से किस किस को ये वाली बात क्लियर है, क्योंकि इसके बाद एक बस मुझे आपको थोड़ी सी अच्छी बात बतानी है, उसके बाद ये खत्म ये वाला सेक्शन। पूछ लूं आपसे, चलो चलिए। तो बेटा एक काम करिए, नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ही कर पाऊंगा ना अभी क्वेश्चन ही करवाऊंगा। बस एक चीज और बता दूं, एक छोटी सी फिर एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा, सिंपल सा, वो आपसे ही करवाऊंगा। और एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूं। एग्जाम में बेटा बिल्कुल सेम आएगा, मतलब आप ये समझ नहीं, मतलब मैं आपको बता दूं यार, फ्री के मार्क्स है आपके इस कंसेप्ट में। इस कंसेप्ट को पढ़ के जाना और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आना और आपका मार्क्स मिलना। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जनरली, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, मतलब इससे हलवा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपके पेपर में। चलिए बेटा, फिट को इंक्लूड नहीं करना है कहां पर, चलिए जल्दी से बताइए फिट को कहां पर इंक्लूड नहीं करना है। सर एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी फिट इंक्लूड नहीं होगा और टोटल टर्नओवर में भी फिट इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद देखिए नीचे एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को मैं आपको एक बार रीड करवा रहा हूं, उसके बाद आप मुझे मतलब बताइएगा। लिखा है, अच्छा एक्सपोर्ट टर्नओवर के आगे स्टार लगा था और नीचे लिखा है ओनली, स्टार लगा के, ओनली टर्नओवर रियलाइज्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर टू बी कंसीडर्ड। सिर्फ वो वाला टर्नओवर कंसीडर करोगे जो कि 6 महीने के अंदर आपने रिसीव कर लिया हो फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। साल खत्म होने के कितने महीने का टाइम दिया सरकार ने, 6 महीने। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने बता दिया मान जाऊंगा मैं आपको, आप मुझे बताओ बेटा। नहीं, मैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप तो मुझे सिर्फ इतनी सी चीज बता दीजिए कि सरकार आपको ऐसी डेट में बेनिफिट क्यों दे रही थी, ऐसी डेट को बेनिफिट देने की वजह क्या थी। क्या इसकी वजह एक्सपोर्ट थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट करती है इसलिए सरकार बेनिफिट दे रही है। हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट करती है सर, इसलिए सरकार बेनिफिट दे रही है। अच्छा एक्सपोर्ट करने से इंडिया को फायदा क्या होता है। सर एक्सपोर्ट करने से फायदा ये होता है कि गुड्स जाते हैं, ये देखो गुड्स जा रहे हैं, लेकिन बदले में क्या आ जाता है बेटा, डॉलर्स, पाउंड्स। तो फायदा क्या होता है सर, फॉरेन करेंसी का फ्लो इंडिया में होता है। सर फॉरेन करेंसी बहती हुई इंडिया में आती है ना, फॉरेन रिजर्व इंडिया के बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, फॉरेन रिजर्व बढ़ जाते हैं। आपको पता है आज हाँ, फॉरेन रिजर्व इंडिया में बढ़ जाते हैं। आपको पता है बेटा, क्या हो अगर मैं एक्सपोर्ट तो कर दूं लेकिन पैसा ही नहीं मिले। पता सरकार आपको बेनिफिट दे रही है, आपने एक्सपोर्ट कर दिया और पैसे ही नहीं आ रहा इंडिया में। क्या आप सरकार के साथ गलत कर रहे हो, आपने एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन $1 लाख जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। क्या आप सरकार के साथ गलत कर रहे हो, बेनिफिट भी ले रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट और पैसा भी नहीं आ रहा है आपका। और सरकार बेनिफिट इसीलिए दे रही थी क्योंकि पैसा आने वाला था। तो सरकार ने आपसे पता है क्या बोला, सरकार ने आपसे बोला कि वही वाला टर्नओवर लेना, वही वाला टर्नओवर लेना जो कि साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर आप रिसीव कर लो। वही वाला टर्नओवर लेना जो कि साल खत्म होने से पहले आप क्या कर लो, रिसीव कर लो। सॉरी, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर आप रिसीव कर लो। मतलब आप मुझे बता सकते हो बेटा कितना टाइम दिया सरकार ने आपको करेंसी को रियलाइज करने के लिए। सरकार ने आपको कितना 6 महीने का टाइम दिया है रियलाइज करने के लिए कि पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए, डॉलर्स इंडिया में आ जाना चाहिए। 6 मंथ इज फॉर डॉलर्स, पाउंड्स, येन, ये सब इंडिया में आ जाए 6 महीने। लेकिन बेटा 6 महीने कब से,
6 महीने ट्रांजेक्शन डेट से नहीं देखोगे, 6 महीने कब से देखोगे, साल के खत्म होने के बाद से। और बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मुझे एक चीज बता दो बेटा, इंटरेस्ट क्या जनरली जो भी इंटरेस्ट का रेट होता है, क्या वो पार्ट ऑफ द मंथ भी लिखा होता है इस पे जनरली, कि पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ? क्या इनकम टैक्स इस टाइप का चूना लगाता है अपन को, याद करो आप, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब रहता है एक महीने में एक दिन भी हो गया तो पूरा महीना लोगे। आपको एक और चीज बताता हूँ काम की, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए बेटा, जनरली इनकम टैक्स साल के खत्म होने से आपको टाइम देता है, प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद आपको टाइम देता है जनरली। जनरली बोल रहा हूं मैं, कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, कैपिटल गेन में बेटा टाइम टू टाइम चलता है, डेट टू डेट, लेकिन कुछ ज्यादातर जगह पे इनकम टैक्स साल खत्म होने के बाद से आपको टाइम देता है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और जहां भी आपको ज्यादा टाइम लगे समझ जाना वो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर से ही होता है जनरली, अनलेस आपने अदरवाइज ना पढ़ा हुआ हो। अच्छा नेक्स्ट क्लास सीएससी में 10:45 से है, ओके। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सेक्शन कौन सा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेटा आप मुझे चीजें बताओगे। सेक्शन वाज सेक्शन 10(8). किसको ये सेक्शन का बेनिफिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा बेनिफिट क्या है, पहले 5 साल तक 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, उसके अगले 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, और उसके अगले 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व व्हिचएवर इज नॉट आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, पहले 5 साल तक कितना है 100%, अगले 5 साल तक 50%, और उसके अगले 5 साल 50% को आप कंपेयर करोगे किससे, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, और व्हिचएवर इज नॉट आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट। मुझे बस एक चीज बता दीजिए बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेनिफिट कितने सालों तक है, कितने टोटल कितने साल तक है, 15। पहले 5 साल तक सबसे ज्यादा बेनिफिट है 100%, उसके अगले 5 साल तक थोड़ा कम बेनिफिट है, आधा 50%, और उसके अगले 5 साल भी 50% है, लेकिन वहां पर एक लिमिट है, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व व्हिचएवर इज लोअर। अच्छा कोई बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज रिजर्व, तो बेटा एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम करवाने के लिए सरकार आपसे एक स्पेशल रिजर्व के अंदर पैसा डलवाती है, उस रिजर्व की बात हो रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बोला जाता है कि आप एक रिजर्व के अंदर पैसा डालिए और हमारे अकॉर्डिंग उसको यूज करिएगा, उस रिजर्व की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि बेटा जब आप कैपिटल इशू करती है कंपनी, तो प्रीमियम चार्ज करती है, वो कौन से रिजर्व के अंदर जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। वैसे ही बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक स्पेशल रिजर्व होता है, जिसके अंदर अपन को पैसा जमा करना होता है। ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। तो मैंने आपको ये बात क्लियर है कि 15 साल तक बेनिफिट है। अच्छा 15 साल तक जो बेनिफिट है वो 50%, 100% किस चीज का है बेटा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। ध्यान रखना प्रॉफिट का 100% नहीं है, किस चीज का 100% है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रॉफिट, सर टोटल प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर से, डिवाइड कर देंगे टोटल टर्नओवर से। लॉजिकली निकाल लोगे आप लोग। मैंने तो आपको फॉर्मूला भी बता दिया यार, जिन लोगों को लॉजिकली चीजें क्लियर नहीं होती हैं उनको मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। और फॉर्मूला बेटा आपका ये है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आप पीडीबीपी को मल्टीप्लाई करोगे एक्सपोर्ट टर्नओवर से, डिवाइड कर दोगे टोटल टर्नओवर से। एक काम करिए, आपका खड़े हो जाइए। एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर के अंदर 3 चीजें नहीं आएंगी, 3 चीजें नहीं आएंगी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी याद करने की, फिट से आप क्या याद रखोगे बेटा, फ्रेट, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। याद रखना बेटा, भूल जाओगे नहीं तो आप। ट्रिक क्या है उसकी, फिट। और फिट से आपको क्या याद रखना है बेटा, फ्रेट, इंश्योरेंस चार्जेस और टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। अच्छा ये एक्सपोर्ट बेटा ध्यान से सुनना, बारीक पॉइंट पूछ रहा हूं और अभी आपको क्लियर नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूं, बैठ जाइए। आपको पता है फिट जो है ना वो एक्सपोर्ट में भी नहीं आएगा बेटा, एक्सपोर्ट में भी नहीं आएगा, और मैं आपको बता दूं टोटल में भी नहीं आएगा फिट, मतलब दोनों जगह नहीं आएगा फिट। लेकिन एक और टर्नओवर, एक और चीज मैंने आपको बताई कि अगर पैसा आपने कितने महीने के अंदर, कितने महीने, 6 महीने, 6 महीने कब से, साल खत्म होने के बाद 6 महीने। अगर बेटा आपने साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर पैसे को रियलाइज नहीं किया, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपका जो वो वाला जो टर्नओवर है जो आपका अनरियलाइज रह गया 6 महीने बाद, वो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा, टोटल टर्नओवर में वो आज भी आएगा बेटा, सिर्फ कहां पर नहीं आएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर में टोटल 3 चीजें नहीं आएंगी, फ्रेट, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। लेकिन एक ऐसा टर्नओवर है जो सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा, वो कौन सा है बेटा, अमाउंट रिमेनिंग अनरियलाइज्ड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम मिड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बात आपको क्लियर होना चाहिए। काम करिए बेटा, आदित्य खड़े हो जाइए, आप मुझे बताइए टोटल टर्नओवर में से क्या क्या नहीं आएगा। सर फ्रेट नहीं आएगा, इंश्योरेंस नहीं आएगा, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस नहीं आएगा। अच्छा एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी ये 3 चीजें नहीं आएंगी,
लेकिन इसके अलावा एक और चीज नहीं आएगी, वो स्पेशल है सर, वो पैसा जो अनरियलाइज रह गया, वो पैसा जो रियलाइज नहीं हुआ कब तक, 6 मंथ। और 6 मंथ कब से, प्रीवियस ईयर के एंड होने से 6 मंथ। मतलब क्या मैं आपको अगर याद रखने के लिए बोलूं तो बोल सकता हूं क्या 30 सितंबर, अगर कोई पैसा अनरियलाइज रह गया आपको 30 सितंबर, तो वो वाला किस टर्नओवर में नहीं आएगा बेटा, एक्सपोर्ट टर्नओवर। आप पता है एग्जाम में गलती क्या करोगे, आप उसे एक्सपोर्ट टर्नओवर से भी एक्सक्लूड कर दोगे और बेटा आप उसको टोटल टर्नओवर से भी एक्सक्लूड कर दोगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। सिर्फ एक्सपोर्ट से आपको उसको क्या करना है, एक्सक्लूड। ये बात क्लियर है आपको? चलिए इसके बैठ जाइए। एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग को सॉल्व करना है बेटा ये क्वेश्चन। एग्जांपल देखिए, मैं आपके सामने एग्जांपल पढ़ रहा हूं। लिखा है एसईजेड इनकॉर्पोरेटेड 2 ईयर अगो। आपको पता है इस इंफॉर्मेशन का बहुत यूज है, बताइए इससे क्या फायदा होगा। आपको पता है 3 डिफरेंट फेज हैं, पहले 5 साल, अगले 5 साल और अगले 5 साल। ये 2 साल पहले एसईजेड बनी, आप मुझे बताइए कौन से वाले फेज में आने वाली है। सर फेज नंबर 1, और फेज नंबर 1 में कितना बेनिफिट था, 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट वाज एग्जेम्प्ट। आपको पता है क्वेश्चन कभी भी आपको बहुत रेयरली है कि क्वेश्चन आपको बता दे ऐसे। क्वेश्चन आपको एक डेट दे देगा जहां से आपको देखना पड़ेगा कि एचईजेड पहले 5 साल में है, अगले 5 साल में या फिर अगले 5 साल में है। तो बेटा यहां पर आपको कहां दिख रही है, फर्स्ट 5 इयर्स। अच्छा यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं आपको बता दूं इससे हल्का कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। फर्स्ट 5 ईयर में, फर्स्ट 5 ईयर में है मतलब आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, 100% ईपी। ईपी मतलब एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अच्छा देखा है टोटल प्रॉफिट है आपका 10 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर है 320, टोटल टर्नओवर है 500। अच्छा एक्सपोर्ट टर्नओवर के बारे में कुछ एक खास बात लिखी है, अगर आप ध्यान देंगे, लिखा है 20 लाख रियलाइज आफ्टर 6 मंथ। अच्छा मुझे बताओ 20 लाख को कंसीडर करोगे या नहीं करोगे, 20 लाख को नहीं करोगे। आपको पता है यहां पर आपको कैलकुलेट करने के लिए 10 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 300 से। 300 लाख पता है क्या है, 300 लाख बेटा 300 लेके आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर। अच्छा इसको आप डिवाइड किससे करोगे, 500 लाख से। अच्छा ध्यान से सुनना, 20 लाख रुपए आपने कहां से एक्सक्लूड किए हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर, लेकिन कहां से नहीं किए हैं, टोटल टर्नओवर। अरे ये सुनो इधर ध्यान दीजिए सब लोग, बेटा सरकार चालाकी कर रही है आपके साथ। अगर सरकार नीचे से भी कम करवा देती ना तो आपको फायदा हो जाता, लेकिन सरकार फायदा नहीं आपका नुकसान करना चाहती थी, इसलिए सरकार ने उसको ऊपर से कम करवा दिया। तो 10 लाख रुपए को आपने 300 से मल्टीप्लाई करा और 500 से डिवाइड करा, तो आपको पता है आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 6 लाख। और आप कौन से साल में हो, फर्स्ट 5 ईयर, और फर्स्ट 5 ईयर में कितना एग्जेम्प्ट रहता है, 100% ऑफ दी एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो आप मुझे बताइए कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, 6 लाख का 100%, जो कि अगेन कितना आने वाला है, 6 लाख। बेटा कोई भी बच्चा गलती मत करना, आप गलती पता है क्या करोगे, आप जल्दबाजियों के चक्कर में गलती करोगे, गलती मत करना। एक्सपोर्ट प्रॉफिट अलग निकालना और उसके बाद आप लिखना कि क्योंकि एसईजेड इतने साल हो चुके हैं इसको, इसलिए कितना उसमें से बेनिफिट मिलेगा। दो किस्तों में आंसर करना। आप पता है डायरेक्टली 6 लाख आंसर कर सकते हो, और मैं आपको बता दूं अगर आपने डायरेक्टली 6 लाख आंसर करा तो वो आपका गलत हो सकता है, अगर वो 5th ईयर के बाद वाले में होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप गलत करके आ जाओगे उसको जल्दबाजी में। इसलिए आप सबसे स्टेप नंबर 1 आप क्या कैलकुलेट करोगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और स्टेप नंबर 2 आप क्या कैलकुलेट करोगे, डिडक्शन। जरूरी नहीं है कि पूरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको एग्जेम्प्ट रहे, इस क्वेश्चन में है लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होगा। आपको पता है सेम यही इतना ही बड़ा क्वेश्चन आता है बस। और ऐसा क्वेश्चन जो कि अगर कंसेप्ट आप भूल भी जाओ तो आपको याद, बेटा ये अपने आप आपको याद दिला देगा कि 20 लाख को हटा दो, बस गलती से आप नीचे से मत हटा देना। समझ रहे हैं मेरी बात, अपने आप आपको याद दिला देता है कि यार रुक जाओ गलती कर रहे हो, 20 लाख को और हटा दो। आपको याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है आपके पास 4 नंबर का, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है इसका 4 नंबर का। तो आप लोग किस किस को बिल्कुल 100% क्लियर है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सर जिस साल पहली बार प्रॉफिट होगा तब से 5 साल देखेंगे, या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, बेटा जब से बिजनेस कर रहे हैं जब से 5 साल, ठीक है। अगर कोई चीज 3 साल पहले बनी थी कंपनी तो उसकी जहां से वहां से 3 साल, तो भी बेटा वहीं से देखना है। इधर देखिए आप लोग आंसर देखिए यहाँ पर किस तरीके से दिया है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। देखिए आपने क्या लिखा, सॉल्यूशन 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट। क्यों 100%, पहले 5 साल में है। फिर आपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करा जो कि कितना आया, 6 लाख। फिर आपने नीचे देखिए मेन आंसर आपका लिखा है नीचे,
Since SEZ is in second year of incorporation, 100% of the export profit, i.e. rupees 6 lakh will be exempt. ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए। और बेटा एक चीज बता दूं, एक गलती जो मैं आपको लास्ट में बताता हूं, एक चीज, यहां पर आपको एग्जेम्पशन नहीं है, यहां पर आपको डिडक्शन है। ठीक है, इसको आप एग्जेम्पशन भी बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा यहां पर आपको एग्जेम्पशन नहीं है, यहां पर आपको डिडक्शन है 6 लाख रुपए का। ठीक है, सेक्शन 10 है, एग्जेम्पशन का सेक्शन नहीं है बेटा, डिडक्शन का सेक्शन है आपका। बस अब मैं 5 मिनट में इसको कंपाइल करवा रहा हूं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बेटा, कैपिटल गेन के अंदर भी आपने वो एक सीजीडीएस स्कीम पढ़ी थी क्या, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, जहां पर लॉक इन पीरियड जनरली 3 साल होता था। अच्छा 3 साल के अगर आप मिसयूज कर लेते थे तो टैक्सेबल होता था, और अनयूटिलाइज होता था तो भी टैक्सेबल होता था, यस और नो? सेम लॉक इन पीरियड। आपको पता है वो अगले 15 वाले साल में, वो 10 से 15 साल में आपको रिजर्व में पैसा डालना था। सरकार की इंटेंशन थी बेटा रिजर्व से आपको नई नई कुछ मशीनें परचेस करवाए, अच्छी टेक्निकल कुछ अच्छी मशीनें परचेस करवाए। तो अगर आपने रिजर्व के अंदर पैसा डाला है और बेटा 3 साल के अंदर अगर आपने उसको यूज नहीं किया या गलत जगह यूज कर दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, सेम एज कैपिटल गेन सीजीडीएस स्कीम, वहां पर लॉक इन पीरियड था, यहां पर यूज करने का पीरियड है। अच्छा वहां पर भी लॉक इन पीरियड थोड़ी, सीजीडीएस स्कीम में पैसा यूज ही तो करना था, तो बेटा वहां पर भी पैसा यूज करना था, यहां पर भी पैसा यूज करना है। वहां अलग अलग पीरियड होता था, यहाँ 3 साल का फिक्स पीरियड है कि 3 साल में आपको पता है कौन सी बात हो रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर एसईजेड 11 से 15 साल के अंदर है तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, बेटा वो रिजर्व एक बैंक अकाउंट होता है। जैसे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में सीडीडीएस एक बैंक अकाउंट था, वैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसकी अपन बात कर रहे हैं रिजर्व्स। तो जो भी पैसा आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है उसको आपको 3 साल के अंदर यूटिलाइज कर लेना है। अगर नहीं करा तो या तो अनयूटिलाइज होगा या फिर मिस यूटिलाइज। बेटा अनयूटिलाइज भी टैक्सेबल होगा और मिस यूटिलाइज भी टैक्सेबल होगा। मिस यूटिलाइज उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल वो मिस यूटिलाइज हुआ, और अनयूटिलाइज उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल वो अनयूटिलाइज रह गया, मतलब आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स। इसके बाद बेटा ये कुछ पॉइंट है जो आप एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए, कोई काम के नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। मेरी तरफ से ये हो गया है, मैं आपको एक बार बस रिवाइज करवाऊंगा। ऐसे ये 4 पॉइंट सिर्फ रीड कर लीजिए और रीड करके कट कर दीजिएगा भले। चलो भाई काम करो, मैं इसको कंपाइल करके फिर इसके बाद डाउट्स पूछूंगा, बस 2 मिनट के अंदर कंपाइल कर रहा हूं। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, कौन से पॉइंट समझा दीजिए। बेटा वो पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, उससे एक बार आपको रीड करना है, रीड करना है, वो फालतू के पॉइंट है बेटा। 4th मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूं, अगर आप टाइम पास करना चाहते हो। अगर बेटा देख लो, अगर मेरी एसीजेड कहीं पर थी, मान लीजिए यहां पर, अगर मैंने एसीजेड की जगह चेंज करके यहां कर दी, आज भी वो एसीजेड है, तो मेरे बेनिफिट नहीं छिनेंगे। आप समझिए ना, मान लीजिए बेटा ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया, ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सरकार ने डिक्लेयर किया। कल तक मेरी यूनिट यहां थी, मैंने इसकी जगह चेंज करके आज इसको यहां कर दिया, तो इससे मेरे बेनिफिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बेनिफिट आज भी कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा लिखा है पॉइंट नंबर 4 में। क्या लिखा है? टैक्स हॉलिडे शुड नॉट बी डिनाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकल रिलोकेशन। अगर आप जगह चेंज कर लोगे, आज भी एसीजेड में हो, तो आपको बेनिफिट नहीं चलेगा। अच्छा एक पॉइंट लिखा है कि यार अगर ओनरशिप चेंज हो गई तो जो नया वाला ओनर है उसको बेनिफिट मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। मान लीजिए बेटा आज एक एसीजेड में रिलायंस ने यूनिट खोली है, तो रिलायंस को बेनिफिट मिल रहा होगा, 2 साल बाद उसने टाटा को बेच दिया, तो अगला बचा हुआ बेनिफिट किसको मिल जाएगा? टाटा को। ऐसा लिखा है पॉइंट नंबर 3 में। बेटा एक एसीजेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और वो सॉफ्टवेयर बनाने इंडिया के बाहर जा रही है, तो वो काम तो एसीजेड से ही कर रही है, लेकिन उसका जो मैन पावर है वो कहीं और जाके काम कर रहा है, तो यार उस केस में कोई बेनिफिट नहीं चुनेगा। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज क्लैरिफाइड दैट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड अब्रोड एट क्लाइंट प्लेस। मगर क्लाइंट की प्लेस पे जाके अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा 10AA का। ठीक है, तो भी आपको बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा 10AA का। फालतू है यार, रीड ओनली, टाइम पास मत करवाया करिए। ठीक है, टाइम पास नहीं। चलो सेक्शन 10AA प्लीज ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 10AA एक बार कंपाइल करवाइए जल्दी से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेटा 3 फेज होते हैं। पहले 5 साल तक 100% होती है। देखो सबसे कोर चीज जो आपको याद रहनी चाहिए, पहले 5 साल 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, और उसके अगले साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। इसको कंपेयर करोगे, अमाउंट ट्रांसफर टू एक बैंक अकाउंट होता है,
और विचेबल लोअर का आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट। अच्छा, उस बैंक अकाउंट में जो आपने पैसा ट्रांसफर किया उसको कितने साल के अंदर यूज कर लेना है, 3 साल। अगर 3 साल में नहीं करा तो मिस यूटिलाइज या अनयूटिलाइज रहेगा, तो जो भी हो जाएगा बेटा उस केस में वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल। अच्छा, क्या आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल लोगे? सर टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन बताएगा, उस टोटल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सपोर्ट टर्नओवर को डिवाइड कर देंगे टोटल टर्नओवर, तो क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा उसका 100% या 50% अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम उसको क्या कर देंगे, बेनिफिट दे देंगे। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों ही चीजों के अंदर 3 चीजें नहीं आएंगी, फिट, फ्रेट, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। दे सकता है वो आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में बोलेगा कि आपका टर्नओवर है 550 लाख, बोलेगा इसमें से 50 लाख इंश्योरेंस का है, तो इग्नोर कर दीजिएगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर से भी और टोटल टर्नओवर से भी। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए, इसके अलावा एक चीज जहां आप गलती करोगे, सिर्फ यहीं पर आप गलती कर सकते हो, और वो गलती ये है कि बेटा जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा ना उसके अंदर आप वो वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं करोगे एक्सपोर्ट टर्नओवर में जो 6 महीने के बाद रियलाइज हो। और 6 महीने कब से लेना है यार, साल खत्म होने के बाद से 6 महीने। ठीक है, साल खत्म होने के बाद से 6 महीने आपको लेना है। आई थिंक, आई होप आपको ये क्लियर होगा। कल की क्लास में फेस टू फेस में आपसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड टेस्ट लेके उस चीज को कंफर्म कर लूंगा। अभी मैं आपको आपकी क्लास में बेटा अगर किसी को डाउट हो तो वही रुक जाइए, बाकी जा सकते हैं। सर सेक्शन 234B में कौन सा अमाउंट लेते हैं, एक बार क्लियर कर दो बेटा। सेक्शन 234B में आप वो अमाउंट लेते हो जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग था, साल खत्म होने के बाद जितना टैक्स पे करना आपको बाकी था, 31 मार्च के दिन जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उस पे आपको लगता है सेक्शन नंबर 234B। बेटा ये सब चीजें ना बड़ी सिंपल है, आपको पता है लॉजिकली आपने उसको उस तरीके से शायद ध्यान नहीं दिया। जैसे पहला सेक्शन था 234A, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और फाइल आपको रिटर्न किस दिन करना था, 31 जुलाई को फॉर एग्जांपल। तो 31 जुलाई को जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पे लगता है 234A। और बेटा सेक्शन 234B, सेक्शन 234B का नाम था नॉन पेमेंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। कब से लगना स्टार्ट होता था, 1 अप्रैल। तो बेटा 1 अप्रैल से एक दिन पहले मतलब 31 मार्च, तो 31 मार्च को जो भी टैक्स आपका आउटस्टैंडिंग है उस पे आपको लगता है सेक्शन नंबर 234B। और सेक्शन 234C में किस अमाउंट पे लगता है वो तो बेटा आपने स्पेसिफिक एक टेबल सीखी जहां पर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इधर बेटा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप लोग आंसर करेंगे मुझे। हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में 30,000 या 2 लाख, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में कितना डिडक्शन मिलेगा आपको? 30,000 भी मिलता है, 2 लाख भी मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको किसके पास जाना है, 2 लाख, क्योंकि 99.99% केसेस में आपको कितना मिलता है बेटा, 2 लाख। समझ रहे हैं मेरी बात? बिना मैं आपको बता रहा हूं जो कंडीशन है ना वो कंडीशन ऐसी है कि वो अपने आप फुलफिल हो जाती है और आपको कितना बेनिफिट मिल जाता है, 2 लाख। तो वहां पर दिखते दो हैं, 30,000 और 2 लाख, लेकिन 99% केसेस में कितना मिलता है बेटा, 2 लाख। कभी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो किसको आंसर टिक करिएगा, 2 लाख रुपए को। ये जब आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, अगर आप रिपेयर करा रहे हो तो फिर आपको एक ही ऑप्शन देता है बेटा 30,000। रिपेयर में मैक्सिमम 30,000 मिलता है आपको। 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है 2 लाख, और वो दोनों कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाती है। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने बताया होगा 2 कंडीशन अपने आप कैसे फुलफिल हो जाती है। चलिए सुनिए सब लोग, कल कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे अपन, सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहले 5 साल तक कितना परसेंट, किस चीज का 100%, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अगले 5 साल तक एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अच्छा बेटा ध्यान रखना, प्रॉफिट का 100 नहीं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%। अच्छा कितने साल तक टोटल बेनिफिट है, 15। आखिरी के 5 साल में कितना बेनिफिट है, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट ट्रांसफर टू, बेटा एक बैंक अकाउंट होता है जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना होता है उसको, तो अमाउंट ट्रांसफर टू दैट अकाउंट और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट व्हिचएवर इज लोअर। अच्छा क्या आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे? यस सर। अगर मैं आपको टोटल प्रॉफिट बता दूं तो आप क्या प्रोपोर्शनेट कर लोगे एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर के रेशियो में? पक्का? यस सर। चलिए फिर मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि 3 चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, फिट, याद रखिए ठीक है बेटा, फिट, फ्रेट, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस। फिट इंक्लूड नहीं होगा ना तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में ना ही टोटल टर्नओवर में। अच्छा एक चीज स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी, उसका नाम क्या था, वो पैसा जो 6 महीने के बाद रियलाइज हुआ। 6 महीने कब से लोगे आप, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा आप मुझे बताइए बेटा, जो पैसा आपने एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया था उसको आपको कितने साल के अंदर यूज करना है? 3 साल।
अगर अमाउंट मिस यूटिलाइज हो जाता है या अनयूटिलाइज हो जाता है तो टैक्सेबल। सेम एज वी हैव स्टडीड इन कैपिटल गेन के जो एग्जेम्पशंस वाले सेक्शन में हमने देखा था। चलिए इसके बाद बेटा आज अपन दो और इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे। कल वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था सेक्शन 10 डबल, और आज वाली दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहली चीज तो चलिए एक काम करिए बेटा, सब लोग इधर फोकस करिएगा जो आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है। आज आप मुझे वो चीजें आंसर करोगे। आप मुझे बताइए बेटा इंडिविजुअल के केस में कितने टैक्स रेट होते थे? 3, एक 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला और 5 लाख वाला। और क्लास में बेटे हर बच्चे को, अगर वो यहाँ पर इस वक्त क्लास में बैठा है तो उसको पता होना चाहिए कब 2.5 लाख वाला, कब 3 लाख वाला और कब 5 लाख वाला। वो क्लियर है आपको? इधर सुन लीजिए सब लोग। आपने बेटा इंडिविजुअल के केस में मतलब इंसानों के लिए आपने 3 स्लैब पढ़े थे, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। बेटा इन स्लैब रेट्स को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो इनको बोलते हैं ओल्ड टैक्स रेट। ये वो टैक्स रेट है जो शुरू से चली आ रही है। अरे स्लैब चेंज हो सकता है बेटा, पहले 2 लाख स्लैब थी, उससे पहले 1,60,000 स्लैब थी। स्लैब चेंज हो सकता है, लेकिन ये वो टैक्स रेट है जो स्टार्टिंग से चली आ रही है। इसको अपन ओल्ड स्कीम भी बोल सकते हैं, इसको अपन ओल्ड टैक्स रेट भी बोल सकते हैं। एसएससी के पास सरकार ने एक ऑप्शन दिया और एसएससी से बेटा ये बात आपको पता नहीं है, आज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और थोड़ी सी अलग बात है और थोड़ी सी निराली बात है। इवन जब एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो बनने नहीं वाला हमसे, मैं आपको पहले ही बता दूं, नहीं बनने वाला, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स जो आपने पढ़ा है उसको सेट असाइड कर देगा। इधर सुन लीजिए बेटा सब लोग। अच्छा ये प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब दोनों ऑप्शन आज भी अवेलेबल है। तो एक है अपनी ओल्ड स्कीम जिसको अपन बोलते हैं ये 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। और एक बेटा न्यू स्कीम होती है और न्यू स्कीम का नाम है सेक्शन 115 बीएसी। सेक्शन 115 बीएसी सेक्शन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है इग्नोरिंग 115 बीएसी। जिस दिन वो बोलेगा इग्नोर मत करना 115 बीएसी को, आपके काम लग जाएंगे। जिस दिन उसने मना कर दिया 115 बीएसी को इग्नोर मत करना, आपके काम लग जाएंगे। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन निकलता है 115 बीएसी से। प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। ये उसी बच्चे से बनने के थोड़ी बहुत गुंजाइश है, 50%। जिस बच्चे ने इसको आखिरी दिन पढ़ के गया तो भी 50% गुंजाइश है। सिर्फ एक सिंगल पेज में समरी दी तो भी नहीं बनेगा इजीली। प्लीज फोकस करिएगा बेटा। यहाँ पर एक तो नया टैक्स रेट है, तो जो नया टैक्स रेट है वो तो अपन अभी पढ़ ही लेंगे। देखिए सेक्शन का नाम क्या है 115 बीएसी और इसका नाम क्या है सेक्शन नंबर 115 बीएसी न्यू टैक्स रिजीम। अच्छा देखिए किसके लिए है ये स्कीम एप्लीकेबल, देखिए आप लोग इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बेटा सब लोग प्लीज फोकस करना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जो न्यू टैक्स की जो अपन न्यू टैक्स रेट पढ़ रहे हैं किसके लिए एप्लीकेबल है यार? इंडिविजुअल और एचयूएफ। और देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है ऑप्शनल। व्हाट डज इट मींस? एसएससी की मर्जी है, चाहे तो ओल्ड स्कीम लेगा चाहे तो वो न्यू स्कीम लेगा। समझ रहे क्या मेरी बात? प्लीज ध्यान दीजिएगा, एसएससी की मर्जी है, चाहे तो वो ओल्ड वाली ले लेगा चाहे तो वो कौन सी वाली ले लेगा यार? न्यू वाली स्कीम जो आज आप पढ़ने वाले हो। आपको पता है वो क्वेश्चन में आपको लिख के देता है इग्नोरिंग 115 बीसी, व्हाट डज इट मींस? एसएससी इज फॉलोइंग ओल्ड वाली स्कीम। जिस दिन उसने 115 बीसी इग्नोर करने से मना कर दिया ना, जिस दिन उसने 115 बीसी पे कमेंट नहीं करा बेटा, उस दिन क्वेश्चन के अंदर पता है आपको 115 बीसी भी चेक करना पड़ेगा। चलिए अपन देखते हैं है क्या इसके अंदर। पहले तो सिर्फ आप जी बेटा क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में ऑप्शनल थोड़ी है, ये एसएससी के लिए ऑप्शनल है बेटा। कुछ भी नहीं लिखा है तो ओल्ड स्कीम में आ रहा है 100 रुपए और न्यू स्कीम में आ रहा है 50, तो कौन सी स्कीम ऑप्ट करोगे? न्यू। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 115 बीसी का सिर्फ नाम न्यू टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, और ये स्कीम बेटा आप लोग के पास कैसी है? ऑप्शनल। अब बेटा ध्यान से सुनना, टैक्स रेट इसका याद रखना बड़ा सिंपल है। आप टैक्स रेट को एक बार देखिए मेरे साथ, लिखा है अप टू 2,50,000 नील। अच्छा क्या अपने वाले उसमें भी ऐसे ही होता था? यस। फिर लिखा है 2.5 लाख से 5 लाख कितना परसेंट? 5। फिर लिखा है 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%। अच्छा एक ऑब्जर्वेशन देखिए, इनकम कितने कितने के स्लैब में बढ़ रही है? 2.5 लाख। आप चेक करिए बेटा, सभी लोग प्लीज फोकस करेंगे। इनकम किस बेटा इधर इनकम देखो कितने कितने के गैप से बढ़ रही है? 2.5 लाख। पहले 2.5 लाख, फिर 2.5 से 5, फिर 2.5, 5 से 7.5, 2.5 किस रेंज में बढ़ रही है? 2.5 लाख की रेंज में। अच्छा टैक्स रेट देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 किस गैप में बढ़ रही है? 5%। तो इस टैक्स रेट को याद रखना बड़ा आसान है कि इनकम आपकी बढ़ जाएगी बेटा, मतलब आपको ये याद करना ही नहीं है, आपको ये वाली सेलिब्रेट आपको बनानी है वहां पर। तो इनकम आपकी बढ़ेगी 2.5 लाख से और टैक्स रेट आपका कैसे बढ़ेगा? 5% से। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हटा ही देता हूं मैं। आप बताइए 0 टू मतलब पहले 2.5 लाख का कितना टैक्स लगेगा? 0। अच्छा फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, और 7.5 से 10, 15।
अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, जैसे ही 115 BSc आ जाए ना, अपने फोकस को इंक्रीज कर लेना इन एग्जाम, इन क्वेश्चन। जैसे ही 115 BSc दिख जाए आपके, मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि कुछ बहुत खतरनाक आपके साथ होने वाला है। जैसे ही 115 BSc आपको दिख जाए लगता हुआ, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका टैक्स रेट सबसे आसान काम है पहले। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं अभी क्वेश्चन आपको दे दूंगा ना, तो अभी आप टैक्स रेट में टैक्स निकालने में ही गलती करके देंगे मुझे, क्योंकि ये वो स्लैब रेट है जिसके आप यूज टू नहीं हो। याद रखना बड़ा आसान है, पहले 2.5 लाख की रेंज चलेगी और कितने कितने परसेंट से बढ़ेगा, 5%। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कौन सी वाली टैक्स रेट फायदेमंद दिख रही है आपको अभी तक के हिसाब से? देखिए अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है, आप बताइए कौन सी स्लैब आपको फायदेमंद दिख रही है? क्यों न्यू वाली? सर ओल्ड वाली में पहले, अच्छा एक सेकेंड, आप बेटा वो 3 लाख 5 लाख को इग्नोर करना, सिर्फ 2.5 लाख वाली स्लैब को कंपेयर करो। पहले 2.5 लाख तक कितना परसेंट लगता था, वहां पर भी 0, और बेटा 2.5 से 5 तक वहां भी कितना लगता था, 5%। लेकिन आपको पता है 5 लाख से 10 लाख तक वहां इतना नहीं लगता था, कितना लगता था, 20%। और 10 लाख से जैसे ही ऊपर निकलते थे आप, कितना लगता था, 30%। यस और नो? यस सर। तो अभी तक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी वाली स्कीम फायदेमंद लिख रही है? 115 BSc। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, कोई भी स्कीम इंडिविजुअल, मतलब केस टू केस बेसिस पे अपन को केस चेक करना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम फायदेमंद है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये स्कीम फायदेमंद है या वो स्कीम फायदेमंद है। उसकी वजह है सिर्फ टैक्स रेट देख के आपको आंसर करने नहीं है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स है यहाँ पर। आपको बहुत सारी चीजें जो आपको अदरवाइज इनकम टैक्स में अलाउड होती थी, यहाँ पर डिसअलाउड हो जाएंगी। आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, क्या आपने इनकम टैक्स के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन नाम की चीज पढ़ी थी? एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ा था आपने, 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप 115 BSc लेते हो ना, ध्यान से सुनना, आपको कई चीजें, कई बेनिफिट जो आपको अदरवाइज मिलते थे 115 BSc में नहीं मिलेंगे, और यही बेनिफिट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत खतरनाक बना देंगे। कई बेनिफिट्स जो आपको नॉर्मली मिलते थे वो आज आपको 115 BSc में नहीं मिलेंगे। मतलब जो आपने इनकम टैक्स पढ़ा था पूरा, इसने इस अकेले सेक्शन ने उस पूरे इनकम टैक्स को सेट असाइड कर दिया है। अभी मैं आपको बताता हूं ना, देखिए आप लोग, मैं आपको याद करवा दूंगा, पहले मेरे साथ एक बार चीजों को देख लेना। देखिए क्या लिखा है, सम डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड, त्यागना पड़ेगा आपको। इफ यू वांट टू टेक 115 BSc तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा, और कुछ नहीं बेटा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, आप मुझे बताइए, क्या आपको सैलरी के अंदर बहुत सारे अलाउंसेस के बेनिफिट मिलते थे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, यस और नो? बेटा अगर आप 115 BSc लेते हो तो आपको कोई भी अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर 4 अलाउंस। अगर आप 115 BSc लेते हो, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी ट्रिकी। इसका क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता दूं, इसका जब क्वेश्चन आता है ना, फुल फ्लेज क्वेश्चन, तो खत्म ही नहीं होता इसका क्वेश्चन। तो इधर ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। मैंने आपसे क्या बोला, आपको जो नॉर्मली अलाउंस के डिडक्शन मिलते थे 115 BSc के केस में आपको वो अलाउंसेस के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन बेटा 4 एक्सेप्शन है, मतलब 4 अलाउंसेस है जिसका बेनिफिट आज भी आपके सामने मिल जाएगा। और वो 4 अलाउंसेस कौन से, एक बार मेरे साथ देखिए आप लोग। सबसे पहला है डेली अलाउंस, फिर है ट्रेवलिंग अलाउंस, फिर है कम्यूटेशन या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और चौथा क्या दिख रहा है आपको, कन्वेंस अलाउंस। अच्छा इन चारों अलाउंस के बारे में एक चीज कॉमन है जिससे अपन को इसको याद रखना आसान हो जाएगा। आप बताइए बेटा, कन्वेंस किसका बनता है? ट्रेवलिंग का। ट्रांसपोर्ट मतलब भी वही है, अरे यस और नो? और बेटा इधर देखिए, ट्रेवलिंग खुद नाम से है, और सुनना, ये चारों पता है किसी तरीके से गाड़ी से रिलेटेड है। देखो ट्रांसपोर्ट भी किससे करते हो, गाड़ी। कन्वेंस भी किसका क्लेम करोगे, गाड़ी का। ट्रेवलिंग भी किससे करते हो, गाड़ी से, यस और नो? और डेली भी क्या चलाते हो बेटा, गाड़ी। तो ये 4 चीजों को आप लोग ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैंने आपसे बोला अगर आप 115 BSc ऑप्ट करते हो तो आपको कोई भी अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 4 अलाउंस के बेनिफिट आपको फिर भी मिल जाएंगे। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से रटना पड़ेगी, पर्टिकुलरली एग्जाम के आखिरी दिन। ये 4 चीजों के आपको फिर भी बेनिफिट मिल जाएंगे। सबसे पहला कौन सा है बेटा, डेली अलाउंस, फिर कौन सा है आपका, ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर है ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूटेशन अलाउंस, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है कन्वेंस। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, याद तो अपन करेंगे, उसको याद तो हो जाएगा, वो सिंपल है, याद करने में दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये ना बहुत बड़ा सेक्शन है, मैंने समराइज करके इसको एक पेज के अंदर सिमटाया ताकि आखिरी दिन आप इसको पढ़ पाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ सेक्शन पढ़ लेने से, सिर्फ चीजें याद होने से इसका क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए लगाना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा दिमाग, जो कि आप अपन जब क्वेश्चन आएगा ना, जब अपन देखेंगे कि क्या होगा इसके क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद देखिए, आप मुझे बताइए बेटा, क्या सैलरी के अंदर सेक्शन 16 के अंदर बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं? बहुत सारे मिलते हैं या 3 डिडक्शन है? 3 डिडक्शन है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, सेकंड इज प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, और तीसरा पता है इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज।
सेक्शन 16 के अंदर बेटा सैलरी के सेक्शन 16 के अंदर आपको पता है सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 15। उसके जस्ट वाला सेक्शन 16 आपको 3 बेनिफिट देता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन और बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शन के बारे में एक चीज खास है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात, वो डिडक्शन जो आपको सेक्शन 16 में मिलते थे, आज आपको उन डिडक्शंस को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करना चाहते हो तो कुछ बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको सारे अलाउंसेस छोड़ना पड़ेंगे, लेकिन 4 अलाउंसेस का बेनिफिट आज भी आपको मिल जाएगा। कौन कौन से, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस और कन्वेंस। फिर मैंने आपको बताया कोई भी सेक्शन 16 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन तीन डिडक्शन आज भी आपको मिल जाएंगे बेटा। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर एक प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन और तीसरा कौन सा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। अच्छा, एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, आपको पता है वो 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आपको एलटीसी का बेनिफिट मिलता था, याद है क्या आपको? पक्का? 4 साल के ब्लॉक में 2 साल हमको क्या मिलता था, एलटीसी। बेटा ध्यान रखना, आज आपको एलटीसी भी नहीं मिलेगा। अच्छा सुनिए, अभी याद करने फोकस मत करना, पहले चीजों को एक बार देख लीजिएगा मेरे साथ। आप मुझे बताइए क्या पीडीबीबी के अंदर आपने बहुत बड़े बड़े डिडक्शंस पढ़े थे, 100% डिडक्शन लाइक सेक्शन 35 एडी, सेक्शन 35, सेक्शन 35 डीडीए एटसेट्रा? बेटा ध्यान रखना, कोई भी बड़े बड़े डिडक्शन 100% वाले डिडक्शन आज आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप कौन सा सेक्शन ऑप्ट करना चाहते हो, सेक्शन नंबर 115 बीएसी। चलिए एक चीज बताइएगा, और मैं आपके पहले तो आपके सामने एक बार पढ़वा देता हूँ सब चीजें। लिखा है नो एग्जेम्पशन टू एमपी एमएलए। आपको पता है वो एमपी एमएलए को कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस और वो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं आपको छोटी छोटी बारीक कुछ चीजें और याद करवा दूंगा। अगर नहीं पता आपको तो मैं बता रहा हूँ बेटा, एमपी एमएलए को बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, तो बेटा इनको भी आप सेक्शन की हिम्मत देखिए, आप सेक्शन 115 बीएससी की हिम्मत देखिए, बोला है नो एग्जेम्पशन टू एमपी एमएलए। एमपी एमएलए को भी कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा इफ दे वांट टू ऑप्ट सेक्शन नंबर 115 बीएससी। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन पता है आपको, मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, उन 4 लोगों को 20% ऑफ न्यू प्लांटेड मशीनरी क्या मिलता था, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर बेटा ओरिजिनल जो मशीन है अगर वो लेस देन 180 डेज यूज होती थी तो उसके इसमें हाफ मिलता था शायद, और बचा हुआ हाफ अगले साल मिलता था। आपको पता है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था पीडीबीपी का, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनना बेटा, इफ यू आर ऑप्टिंग सेक्शन 115 बीएससी तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताइए बेटा, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आपने एसओपी पढ़ा है क्या? हाउस प्रॉपर्टी में आपने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि जो भी इंटरेस्ट का लोन होता है इसका 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है आपको। कितने तक का डिडक्शन मिलता है? 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन। तो देखिए क्या लिखा है, नो बेनिफिट ऑफ एसओपी। अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो कोई भी 2 लाख का बेनिफिट जो आपको अदरवाइज मिलता था आज आपको नहीं मिलेगा। बेटा ध्यान से सुनना, सेक्शन 115 बीएससी की नजर पता है आपके उन बेनिफिट्स पे जो आपको मिल रहे थे नॉर्मल स्कीम में, ये आपको उन स्कीम्स को छीन रहा है बेटा। इधर देखिएगा क्या लिखा है, नो बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मतलब वो जो 2 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलता था इंटरेस्ट का, आज आपको वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बेटा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नाम का अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा हाउस प्रॉपर्टी का इंटर हेड एडजस्टमेंट। अगर आपको पता हो व्हाट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट, 2 हेड जहां पर इन्वॉल्व हो जाए, आपको पता है मैक्सिमम वहां पर लिमिट थी कितने की, 2 लाख। तो बेटा 2 लाख रुपए की जो लिमिट थी आपकी हाउस प्रॉपर्टी के इंटर हेड एडजस्टमेंट में, वो भी आज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से इंटर हेड एडजस्टमेंट भी आज नहीं कर पाओगे। चलिए इसके अलावा मुझे बताइए बेटा, एक चैप्टर आपने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक चैप्टर आपने पढ़ा था 80s वाला डिडक्शन, 80C, CCC, CCD, CCD1, CCD1B एटसेट्रा, और ना जाने कितने सेक्शन हमने डिडक्शन के पढ़े। बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपने सेक्शन 115 बीएससी ले लिया तो आपको वो डिडक्शंस भी अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ दो बेनिफिट आपको अलाउड होंगे। कौन कौन से हैं? 80JJAA और 80CCD सबसेक्शन 2। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो 80JJAA है बेटा वो न्यू एम्प्लॉय वाला, वो न्यू एम्प्लॉय जो आप रखते थे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता था 30%, और बेटा 80CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम। सुन लीजिए बात को, मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी 80s के डिडक्शन, कोई भी 80s के डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 डिडक्शन आज भी आप क्लेम कर सकते हो, 80JJAA और 80CCD सबसेक्शन 2। अच्छा इसके बाद देखिए, आपको पता है बेटा क्लबिंग हो चुका है क्या आपका टॉपिक? अच्छा क्लबिंग में बेटा जब बच्चे की इनकम पापा या मम्मी के अंदर क्लब होती है तो कितने का एग्जेम्पशन मिलता है? 1500। ध्यान रखना, वो 1500 रुपए का जो एग्जेम्पशन है वो भी आपको नहीं मिलेगा।
और सुन लीजिए एक बार, एक लास्ट चीज और सुन लीजिए बेटा, ध्यान से सुनना, मैं आपको लिटरली ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्लास में से 100 अगर बच्चे होंगे ना, तो 10 बच्चे भी मुश्किल से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो मैं तो आपसे एक चीज ही बोलूंगा कि भैया दुआ करके चलना कि ये क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आए बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब आप देख लेना, आपको खुद ही आपके सामने कई आरटीपी एमटीपी में देखने को मिलेगा, आपकी खुद पड़ जाएगी उस क्वेश्चन को देख के, और कई बार मिलेगा मतलब आपके सामने। अच्छा चलिए एक चीज यहाँ पर लिखा है बेटा, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना लिखा है 40%। चलिए मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा है बेटा 40%। आप मुझे बताइए बेटा, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन वैसे भी कितना ही रहता है 40%। आपको पता है वो एक केस है, अगर आपने वो व्हीकल है ना कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर परचेज करिए तो आपको एक केस में 45% डेप्रिसिएशन मिलता है। 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने व्हीकल परचेज करिए तो आपको 15% ज्यादा मिलता है, मतलब 30 की जगह आपको कितना मिल जाता है 45%। आपके लिए रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, अगर आपको पता हो सुना हो कहीं तो भैया वहां पर आपको 45% मिलता है। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स का सेक्शन 115 बीसी बोल रहा है, अगर आपने 115 बीसी लिया तो डेप्रिसिएशन इन एनी हाउ किसी भी केस में 40% क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, चलो सब लोग इधर ध्यान देना यार अच्छे से, इसको हटा रहा हूं मैं आपके सामने। सेक्शन कौन सा है आपका 115 बीएससी। अच्छा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है पूरा इनकम टैक्स वो है आपका ओल्ड स्कीम। 115 बीएससी स्पेसिफिक सेक्शन है और पूरा का पूरा इनकम टैक्स यही गवर्न कर रहा है। सेक्शन 115 बीएससी आपसे पता है क्या बोल रहा है, आपको हम लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट देंगे। आपको पता है टैक्स रेट कैसे याद रखोगे, बड़ा सिंपल है, पहले 2.5 लाख इनकम बढ़ेगी 2.5 लाख से और टैक्स रेट बढ़ेगा 5%। पहले 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 15%, ऐसे एंड सो ऑन। अब बेटा जिसका सुनना मेरी बात, इनकम बढ़ेगी आपकी 2.5 लाख से और टैक्स रेट आपका बढ़ेगा 5% से। और बेटा ध्यान से सुनना, आप है ना टैक्स रेट को 30% पे रोक दोगे क्योंकि मैक्सिमम किसी भी इंडिविजुअल पे कितना टैक्स रेट लगता है 30%। ये भी ध्यान रखना, नहीं तो आप बढ़ाते चले जाओ 35, 40, 45, 50, ऐसा मत कर देना। मैक्सिमम टैक्स रेट कितना रहेगा बेटा 30%। चलिए लेकिन आपको पता है 115 बीएससी ऑप्ट करने के लिए, इफ यू वांट टू ऑप्ट 115 बीएससी तो आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। बेटा ध्यान से सुनना सब लोग, इवन आपको याद रखना, मैंने अभी सिर्फ आपको रीड करवाई लेकिन आपको याद रखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। 115 बीएससी के केस में आपको बहुत सारे बेनिफिट त्यागने पड़ेंगे, जैसे कि बेटा कोई भी अलाउंसेस जो आपको सैलरी के अंदर मिलते थे नहीं मिलेंगे, लेकिन 4 अलाउंसेस आज भी आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस। अच्छा कैसे याद रखोगे सर, चारों कहीं ना कहीं गाड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद बेटा, इसके बाद ध्यान से सुनना, एमपी एमएलए को बेनिफिट मिलता है एग्जेम्पशन, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा माइनर चाइल्ड को 1500 रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं। कोई भी बड़े बड़े डिडक्शन 100% डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। चलिए लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलेगा। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 पॉइंट आपने पढ़े, सर हाउस प्रॉपर्टी के केस में 2 लाख रुपए का एसओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और सर हाउस प्रॉपर्टी के केस में 2 लाख रुपए का इंटरनेट एडजस्टमेंट भी अलाउड नहीं होगा। एक काम करिए, पॉइंट देखिए कौन सा मिस हुआ है हमसे। अच्छा सेक्शन 16 बेटा ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 16 का कोई भी बेनिफिट को आपको नहीं मिलेगा। और आपको मैं बता दूं सबसे मेन पॉइंट तो अपन ने मिस ही किए हैं, 80s के डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेंगे, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ टैक्स रेट कैसे याद रखेंगे साहब, इधर 2.5 लाख इनकम बढ़ती चलेगी, इधर टैक्स रेट 5% बढ़ता चलेगा। ये क्लियर है सबको? चलिए अगर अपन 115 बीएससी लेना चाहते तो बेटा बहुत सारे बेनिफिट अपन को छोड़ना पड़ेंगे, वो बेनिफिट्स के नाम बता दो जल्दी जल्दी से। सर सबसे पहले सेक्शन 16 की जो भी डिडक्शन थे, कितने डिडक्शन थे सेक्शन 16 में? सेक्शन 16 में बेटा 3 ही डिडक्शन थे। कौन कौन से डिडक्शंस थे? और स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा सेक्शन 16 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इसके बाद कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन 4 मिल जाएंगे। कौन कौन से? डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। वेरी गुड। और क्या नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बैठ जाओ। मैक्सिमम 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। बैठ जाओ। चलो पूरी क्लास पार्टिसिपेट करेगी मेरे साथ फुल एनर्जी के साथ, और जो नहीं करेगा मैं उसी से पूछूंगा। चलिए सेक्शन नंबर 115 बीएससी, इनकम आप कितने से बढ़ाओगे? 2.5 लाख से बढ़ाओगे 5%।
कुछ बेनिफिट। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, अगर सिर्फ अपन टैक्स रेट को देख के आंसर करेंगे तो ऑब्वियसली न्यू स्कीम फायदेमंद दिखती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये केस टू केस डिपेंड करता है। हो सकता है मिस्टर मास के पास 80s के लाखों रुपए के डिडक्शन हो। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? इट डिपेंड अपॉन केस टू केस, पर्सन टू पर्सन की किसके पास क्या बेनिफिट अवेलेबल है। बेटा मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी पर्सन का रिटर्न 2 बार प्रिपेयर किया जाता है, एक बार पुराने तरीके से, एक बार न्यू तरीके से। और मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ अपन को करना नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर अपने आप करके देता है अपन को कंपैरिजन। तो रिटर्न को वो 2 बार प्रिपेयर करता है और अपन को रिकमेंड करता है कि अपन को न्यू वाली स्कीम में जाना चाहिए या फिर ओल्ड वाली स्कीम में जाना चाहिए। इट डिपेंड अपॉन केस टू केस। इसका कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है कि यार ओल्ड वाली ही फायदेमंद है या न्यू वाली ही फायदेमंद है। इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन केस टू केस। क्या आपको ये बात क्लियर है? और एग्जाम में भी आपको अगर उसने पूछ लिया कि विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल टू एसएससी करियर, तो बेटा आपको मैं बता दूं 115 बीएससी भी करना पड़ेगा और आपको नॉर्मल भी करना पड़ेगा। और 14 नंबर का क्वेश्चन 28 नंबर का बढ़ के निकलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, एक बहुत ही बड़ा लमसम क्वेश्चन बन के निकलेगा इसका 115 बीएससी का। और कभी भी टैक्स रेट का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो एक बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, पूरे इनकम टैक्स का सबसे फाड़ू क्वेश्चन होगा वो। और क्वेश्चन नंबर 1 होगा, मैं आपको ये भी बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा, जिसमें वो आपसे 115 बीएससी पूछेगा अगर उसने पूछा तो। चलिए कौन कौन से बेनिफिट्स आपको पता है? ज्यादातर, एक सेकंड, आपको पता है आपने बहुत सारी हेड्स पढ़ी हैं, आप मुझे इसको नोटिस करके बताइए सबसे ज्यादा कौन से वाले बेनिफिट चल रहा है? सैलरी। आप देखिए, अगर मैं मार्क करना चाहूं तो देखिए सैलरी का क्या क्या बेनिफिट गया आज। अलाउंसेस गए, सेक्शन 16 के डिडक्शन गए, एटीसी भी गया, एमपीएमएल नहीं, एमपीएमएल तो आईएफओएस है। ये इतने सारे डिडक्शन किसके गए? सैलरी। अच्छा इसके बाद बेटा हाउस प्रॉपर्टी के भी 2 हैं। अरे यस और नो? देखो हाउस प्रॉपर्टी के 2 कौन कौन से हैं, देखो ये। अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, पीडीपीपी के भी बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 40% और लिखा है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और 100% डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। दीज ऑल आर रिलेटेड टू समहाउ पीडीपीपी। यस और नो? यस सर। चलिए देखते हैं अब अपन को कितना याद है। अब जिसको याद नहीं होगा बस उसी से पूछूंगा मैं इसके बाद। चलिए सेक्शन 115 बीएससी, इनकम कितने से बढ़ाओगे? 2.5 लाख। और टैक्स रेट कितने से बढ़ाओगे? 5% से। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा एक मेरा रिकमेंडेशन है, अगर 115 बीएससी का टैक्स का कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत सिंपल होने वाला है आपके लिए, उसको भी थोड़ा कदम फूक के रखना, क्योंकि बेटा आप यूज्ड टू नहीं हो इस टैक्स रेट के। आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो, मैं आपको बता दूं। सबसे आसान तरीका इसकी कैलकुलेशन का ये रहता है, अगर मैं आपको ट्रिक बताना चाहूं तो जैसे पहले 2.5 लाख तक कितना टैक्स आएगा आप मुझे बता दो। 0 आएगा। परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में बात कर रहा हूं आज। अगले 2.5 लाख पे पता है कितना आएगा? 12,500 और अगले पे 25,000। मैं आपको बताऊं 12,500 रुपए से टैक्स बढ़ता चलता है। ठीक है, कितने से बढ़ता चलता है बेटा? 12,500। तो मुझे कोई कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, बस ऐसे करके लिखता जाता हूं मैं। तो समझ रहे हैं क्या मेरी बात? लेकिन बेटा आप जब भी आपके पास इसका सिंपल सा क्वेश्चन भी हो ना, आप 115 बीएससी देखते से ही सतर्क हो जाना। गलती की मतलब बहुत ज्यादा ही गुंजाइश है 115 बीएससी के अंदर। चलिए कोई भी अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 4 अलाउंसेस के बेनिफिट आपको आज भी मिलेंगे। कौन कौन से अलाउंसेस हैं? डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वेंस। अच्छा सेक्शन 16 के कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, सच एज स्टैंडर्ड डिडक्शन, सच एज प्रोफेशनल टैक्स, सच एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा मुझे एक और चीज बताइए, आपको सैलरी से रिलेटेड एक और बेनिफिट मिल जाएगा, लीव ट्रेवल कंसेशन। बात क्लियर है आपको? चलिए हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 बेनिफिट। हाउस प्रॉपर्टी में 2 अच्छा सुनना बेटा, आप हाउस प्रॉपर्टी वाले बेनिफिट को इजीली याद रख सकते हो। वो 2 लाख वाले पॉइंट है दोनों। एक जगह 2 लाख का लॉस मिलता है, एक जगह 2 लाख का इंटरनेट एडजस्टमेंट। दोनों आज आपको अलाउड नहीं होंगे। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए पीडीपीपी से रिलेटेड आपको मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 40%। कोई भी 100% डेप्रिसिएशन आज आपको अलाउड नहीं होगा। और बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आज आपको अलाउड नहीं होगा। चलिए एमपीएमएलए को क्या नुकसान होगा? उनको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा क्लबिंग वाले टॉपिक से इसका क्या रिलेशन है? सर वो माइनर चाइल्ड के केस में 1500 रुपए की जो एग्जेम्पशन मिलती थी ना, आज वो हमें नहीं मिलेगी। ये बात क्लियर है आपको? और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 80s की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 डिडक्शन को छोड़ के 80 डबल जे डबल ए और 80 सी सी डी सबसेक्शन 2। चलिए इसके बाद बेटा एक लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे अपन इनकम टैक्स में, सेक्शन 115 जेसी, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ऐसा कुछ नहीं है नालायक। चलो इधर ध्यान दो बेटा, एक और सेक्शन, लास्ट सेक्शन 115 जेसी। देखिए क्या लिखा है, नाम देखिए आप इसका, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स।
सेक्शन क्या है बेटा 115 जेसी और इसका नाम क्या है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। बेटा पहले इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, जो अपनी कंपनीज होती है ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आप मुझे बताइए बेटा रिलायंस इंडस्ट्री पे 25% का टैक्स लगेगा या 30% या 40%? सर रिलायंस डोमेस्टिक कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी बड़ी वाली है, और बड़ी डोमेस्टिक कंपनी पे कितना टैक्स लगता है 30%। ये बात सबको क्लियर है? अब बेटा ध्यान से सुनना, आपको पता है जब क्वेश्चन आएगा ना तो 115 बीएससी सेक्शन 10 डबल ए और 115 जेसी तीनों का मिला के आता है वो बड़ा वाला क्वेश्चन, और तीनों मतलब डेंजर सेक्शन है। मतलब मैं आपको बता दूं तीनों के सॉल्यूशन कम से कम 2-2 ढाई पेज के होने वाले हैं, वो तीनों का मिला के क्वेश्चन आता है, और कई बार आरटीपी एमटीपी में देखने को मिलता है और कभी भी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही तो वो आपको लुढ़काने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकली। तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। एक और सेक्शन 115 जेसी, आपको पता है बेटा रिलायंस इंडस्ट्री के केस में 30% का टैक्स रेट लगता है। आपको पता है सरकार को नुकसान होता था, और सरकार को क्या नुकसान होता है आप मुझे बताइए बेटा, क्या सरकार बड़ी बड़ी कंपनीज पे डिपेंड करती होगी टैक्सेस के मामले में? यस। आपको पता है होता क्या था, ये जो रिलायंस वगैरह है ना, ये लोग लॉसेस दिखाते थे। अब बेटा जब ये लॉसेस दिखाएंगे तो 30% भी लगेगा, या लॉसेस पे तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा? लॉसेस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता है इसकी वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी हिल जाती थी, हमारे इंडिया का बजट हिल जाता था, क्योंकि हम टैक्स बड़ी बड़ी कंपनी से एक्सपेक्ट करते थे और बड़ी कंपनी लॉसेस दिखा देती थी। तो सरकार ने पता है इसका तोड़ निकाला, सरकार ने सोचा कि यार क्यों ना कुछ ऐसा प्रोविजन बनाए कि एक मिनिमम टैक्स ले आए कि कंपनी को इतना तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसेट्रा एसेट्रा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेटा ये जो टैक्स रेट है 30%, ये आपको लगता है नॉर्मली, लेकिन कंपनी के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, सिर्फ स्पेसिफिकली कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन बनाया गया 115 जेबी, जेसी नहीं बेटा 115 जेबी। मैं आपको बताऊं कंपनी का सिलेबस आपके मतलब कंपनी का वाला पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं इसकी, एक मिनट समझ लो बात को क्या है। तो एक सेक्शन बनाया 115 जेबी, और इस सेक्शन में भी आपको टैक्स निकालना पड़ता है। तो पता है कंपनी को कैसे टैक्स पे करना पड़ता है बेटा? कोई भी कंपनी एक टैक्स एक बार वो कैलकुलेट करती है नॉर्मली, और एक बार किसके अकॉर्डिंग करती है 115 जेबी, और दोनों में से जो भी ज्यादा होता है कंपनी को वो टैक्स पे करना पड़ता है। समझ लीजिए बात, एक बार कंपनी टैक्स पे करेगी 115 जेबी के अकॉर्डिंग और एक बार करेगी नॉर्मली, और सरकार पता है कंपनी से क्या बोलती है, जो भी ज्यादा हो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा, और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। आप मुझे बताइए बेटा रिलायंस का लॉस है तो नॉर्मल टैक्स कितना हो जाएगा इसका? 0, लेकिन 115 जेबी के अकॉर्डिंग कुछ टैक्स निकल के आएगा, और वो सरकार वो उसको क्या करना पड़ेगा पे। तो बेटा 115 जेबी नाम का एक सेक्शन गवर्नमेंट ने बनाया था, दैट वाज एप्लीकेबल ओनली टू कंपनीज, वो सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल था। और वो मैं आपको बता दूं सेक्शन 115 जेबी वाला जो सेक्शन है उसका नाम है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जिसको अपन प्यार से मैट बोलते हैं। 115 जेबी का नाम क्या है बेटा? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। इसका 10 नंबर का वेटेज है सीए फाइनल के अंदर, और ये सीए फाइनल के सबसे टिपिकल टॉपिक में से एक है सेक्शन 115 जेबी। और मैं आपको बता दूं ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन इसके जस्ट बाद एक और सेक्शन बनाया गया 115 जेसी, जहां पर कंपनी के अलावा वाले लोगों को पकड़ा गया, और नाम देखिए आप, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों सेम सेक्शन है। एक सेक्शन कंपनी पे लगता है जिसका नाम है 115 जेबी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, और एक सेक्शन ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स आपके सिलेबस में है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एचयूएफ वो सभी लोगों पे लगने वाला है। नाम बेटा नाम ध्यान रखना, नाम गौर से देखिए, सरकार की चालाकी। सेक्शन 115 जेबी का नाम क्या रखा? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इसका नाम क्या रख दिया? ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। बात एक ही दिख रही होगी आपको बेटा। इसकी सिर्फ एप्लीकेबिलिटी देखिएगा, सिर्फ एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी सेक्शन इजी है, सेक्शन इजी है, और छोटा सा सेक्शन है। देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेबल फॉर ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी। आप मुझे बताइए कंपनी को क्यों बाहर कर दिया इन्हें? सर कंपनी के लिए इनका भाग सेक्शन 115 जेबी जो इससे 50 गुना बड़ा है लगभग, वो कंपनी के लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल है, तो कंपनी के लिए स्पेसिफिक है, बाकी सभी के लिए कौन सा लगेगा बेटा? 115 जेसी। समझ रहे क्या मेरी बात? तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ एसएससी, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन एक्सेप्ट कंपनीज। चलिए देखिए क्या लिखा है, फॉर इंडिविजुअल। सिर्फ एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना नहीं है, इजीली आप एक बार सुन लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फोकस रखना। क्या लिखा है बेटा? फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई। अच्छा ये चार लोग कौन है आपको पता है? ये चार वो लोग हैं जिनके ऊपर 2.5 लाख वाला स्लैब लगता है। आपको पता है सरकार ने 4 लोगों को रिलैक्सेशन दिया, और इन 4 लोगों के बारे में बोला कि इनके ऊपर एएमटी, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एएमटी,
बेटा इन चार लोगों के केस में इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई इन चार लोगों के केस में एमटी जब ही एप्लीकेबल होगा जब इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एप्लीकेबल इफ एटीआई, एटीआई मतलब क्या, एडजस्टेड टोटल इनकम इज मोर देन 20 लाख। थोड़ा सा एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट देखिएगा बेटा। सबसे पहले तो सिर्फ सेक्शन का नाम बताइए मुझे, सेक्शन 115 जेसी। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, बस आप अगर ये जो मैंने आपको ये पोर्शन अभी समझाया ना, सिर्फ इतना वाला पोर्शन समझ लोगे सेक्शन तो इजीली हो जाएगा, सेक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज समझ लेना बस। सेक्शन 115 जेसी, इसकी बारीकी देख लेना। सेक्शन 115 जेसी ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, बेटा ध्यान से सुनना, सभी लोगों पे एप्लीकेबल है लेकिन किसको छोड़ के, कंपनी। अच्छा इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई चार लोग, उन चार लोगों के केस में ये सेक्शन जब भी एप्लीकेबल होगा जब उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितने से ज्यादा हो, कम से कम 20 लाख। आपको पता है सरकार वैसे तो फंसा रही है लेकिन उन लोगों को जिनकी इनकम 20 लाख के अंदर है और वो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई है तो उनको रिलैक्सेशन दे रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन बेटा सरकार ने क्या बोला है, कौन सी इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम। आपको पता है मैंने आपको डिडक्शंस वाले टॉपिक में बताया था एडजस्टेड टोटल इनकम रंग बदलती है अपना बार बार। मैंने आपको बताया था बेटा आप सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम लीजिएगा, आप माइनस करिएगा। अच्छा ग्रॉस टोटल इनकम में भी नॉर्मल वाली इनकम, स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम नहीं, आप नॉर्मल वाली इनकम लीजिएगा ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से आप सभी डिडक्शन माइनस कर देंगे रिस्पेक्टिव सेक्शन को छोड़ के, तो क्या निकल के आता था, एडजस्टेड टोटल इनकम। बेटा यहाँ वो डिडक्शंस वाले टॉपिक में और बाकी पूरे इनकम टैक्स में वो चीज बिल्कुल ट्रू होल्ड करती है, लेकिन यहाँ वो चेंज हो जाएगी अगेन। एडजस्टेड टोटल इनकम यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, सिंपल सी चीजें इसमें, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन वैसा नहीं है जो आप ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो। ठीक है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है मैं आपको अभी बता दूंगा। आप देखिए बेटा, अगर आपके पास 115 जेसी का क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्ट करना है एनटीआई से। एनटीआई मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर पांचों इनकम माइनस ऑल डिडक्शन, तो क्या आ जाता है एनटीआई। अरे यस और नो? बेटा इस एनटीआई में आप टोटल तीन चीजों को एड बैक कर दोगे, डिसअलाउ कर दोगे। आप पता है पीजीबीपी में डिसअलाउ करते थे, और व्हाट डज मतलब डिसअलाउ करना मतलब क्या होता था, एड बैक करना। आप पता है यहाँ पर सेक्शन 115 जेसी के केस में तीन चीजों को डिसअलाउ कर दोगे, एड बैक कर दोगे। सबसे पहली चीज आप लोग देखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, आपने कल ही पढ़ा सेक्शन 10AA, पहले 5 साल तक 100%, अगले 5 साल तक 50% और उसके अगले 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट ट्रांसफर्ड। बेटा वो जो भी बेनिफिट आपको मिला था उस बेनिफिट को आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अगर कौन सा सेक्शन लग गया है 115 जेसी। इसके बाद देखा है बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, आपको पता है कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, होटल विद 2 स्टार और मोर, हॉस्पिटल विद 100 पेशेंट बेड और मोर। ऐसे कई सारे बिजनेस जो अगर मैं आपके सामने नाम दूंगा तो आपको पता है बेटा वो सेक्शन 35AD की बात कर रहा हूं, यस और नो? यस सर। आपको पता है सेक्शन 35AD का भी कोई डिडक्शन है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। सेक्शन 35AD मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस, आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। अच्छा इसके बाद देखिए क्या लिखा है, एक और चीज, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6 है बेटा, चैप्टर 6 है अगेन 80C 80CC एटसेट्रा। अरे यस और नो? यस सर। बेटा कोई भी डिडक्शन, अच्छा यहाँ पर है ना इनकम बेस्ड डिडक्शन करना है बेटा, कोई भी इनकम बेस्ड डिडक्शन, मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी इनकम बेस्ड डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा जो चैप्टर 6A के अंदर है। ध्यान से सुनना, 80C को नहीं रोक रहा हूं मैं, इनकम बेस्ड डिडक्शन को बोल रहा हूं, आपको अलग से पढ़ाए थे इनकम बेस्ड डिडक्शन। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी इनकम बेस्ड डिडक्शन जो भी होंगे आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। लेकिन बेटा एक डिडक्शन को आपको ऐड नहीं करना, 80P। इधर ध्यान से देख लीजिए, आपको सभी 80s के इनकम बेस्ड डिडक्शन को ऐड करना है, लेकिन किसको ऐड नहीं करना है, एक्सेप्ट 80P। और अच्छी बात ये कि 80P अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो हमारे लिए वो कोई ऐसे रेलेवेंट नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा के दिया है कि 80P को छोड़ के बाकी सभी इनकम बेस्ड डिडक्शन आपको क्या करना पड़ेंगे, ऐड। चलिए बेटा अब एक चीज बताइएगा मुझे, आपको पता है सरकार है ना, सरकार ने पहले आपको बेनिफिट दिए थे, सरकार ने पहले आपको लालच दिया था कि स्पेसिफाइड बिजनेस करिए हम बेनिफिट देंगे, सरकार ने बोला था SEZ में बिजनेस करिए हम आपको बेनिफिट देंगे। आज पता है सरकार अपनी बात से पलट चुकी है। सेक्शन 115 जेसी के अंदर सरकार बोल रही है कि जो भी आपको ये डिडक्शन है आप उनको क्या कर दीजिए, वापस से डिसअलाउ कर दीजिए, मतलब उनको क्या कर दीजिए यार, ऐड कर दीजिए, यस और नो? कौन कौन से डिडक्शन, एक बार सिर्फ नाम बताएंगे मुझे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट, और सेक्शन चैप्टर 6A के बेनिफिट्स, इनकम बेस्ड डिडक्शन, यस और नो? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बेटा, एक बिल्डिंग मैंने खरीदी 5 करोड़ रुपए की, उस बिल्डिंग का मैंने 100% डिडक्शन ले लिया सेक्शन 35AD के अंदर। अब मैं आपसे एक चीज, तो अपन कितना प्लस कर देंगे, 5 करोड़।
चलिए इस हिसाब से देख लेते हैं अपन कितना प्लस कर देंगे बेटा 5 करोड़, क्योंकि सर 3580 का जो भी बेनिफिट होगा हम उसको क्या कर देंगे 8। लेकिन आप मुझे बताओ बेटा, अगर अपन ने 100% डिडक्शन नहीं लिया होता तो क्या डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था? तो क्या डेप्रिसिएशन आज भी अलाउड होना चाहिए? तो आपको पता है 5 करोड़ रुपए बिल्डिंग पे जनरली 10% का रेट लगता है, तो आप मुझे बताइए कितना डेप्रिसिएशन माइनस करोगे आप? 50 लाख। अच्छा, इंस्टीट्यूट कभी कभी नेट करके 4.5 करोड़ करेगी, आप नहीं करोगे, लेकिन आप 3 चीजें स्पेसिफिकली याद रखोगे जिनको आपको ऐड करना है, और एक चीज आप स्पेसिफिकली याद रखोगे जिसको आपको क्या करना है बेटा माइनस। मैं आपको बता दूं, अगर 115 जेसी का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है आपसे इजीली बन जाएगा। अगर 115 जेसी का क्वेश्चन 115 बीएससी के साथ मिलके आता है तो आपसे नहीं बनेगा इजीली, इसलिए प्लीज फोकस ये करिएगा। और मैं आपको बता दूं 115 जेसी में आप गलती से भी नहीं करोगे, ये 50 लाख को माइनस करना भूलोगे आप ऐड कर दोगे, कोई नहीं भूलेगा ऐड करना। मैं आपको बता दूं आप डेप्रिसिएशन माइनस करना बस भूल सकते हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप ये सब चीजें कर दोगे। अच्छा, आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एडजस्टेड टोटल इनकम का कैलकुलेशन। आपको पता है टोटल 3 चीजों को ऐड करना है और एक चीज को माइनस करना है बेटा। जो भी फिगर आपका आएगा उसी फिगर को आप क्या बोलोगे? एडजस्टेड टोटल इनकम। ये बेटा उस एडजस्टेड टोटल इनकम से बिल्कुल ही अलग है जो आपने डिडक्शंस वाले टॉपिक में पढ़ी थी, ठीक है? आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है, यहाँ पर बिल्कुल अलग है बेटा, ठीक है? यहाँ पर तो स्पेसिफिक है अपनी कि यार 3 चीजें ऐड कर दो और एक चीज माइनस कर दो और क्या निकाल लो? एडजस्टेड टोटल इनकम। बेटा ध्यान रखना, मान लीजिए मैं मिस्टर मास की बात कर रहा हूं। मिस्टर मास की नेट टैक्सेबल इनकम थी 20 लाख, 20 नहीं 15 लाख। इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कोई भी बेनिफिट नहीं लिया, 3580 का कोई बेनिफिट नहीं लिया, लेकिन बेटा इनकम बेस्ड डिडक्शन लेके रखे थे 8 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए एडजस्टेड टोटल, अच्छा एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी हो जाएगी इनकी? 23 लाख। आपको पता है अभी अपन एप्लीकेबिलिटी वाले पार्ट में पढ़ रहे थे कि अगर किसी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा हो, अगर उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा हो तो ही 115 जेसी उसके ऊपर क्या होगा? एप्लीकेबल। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? बेटा ये बेनिफिट सिर्फ कितने लोगों को है? 4 लोग, मतलब 20 लाख का बेनिफिट कितने लोगों को है बेटा? 4 लोग। और आपको एनटीआई नहीं देखना, आपको क्या देखना है? एटीआई। और एटीआई भी आपको स्पेसिफिकली अलग से ये देखनी पड़ेगी, ऐसी वाली। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए अब बेटा देखिए, बाकी जो सेक्शन का मेन काम है वो सबसे आसान पोर्शन है। सेक्शन का मेन काम है टैक्स निकालना। आपको पता है आपको करना क्या पड़ेगा? आपको एक बार टैक्स निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। नॉर्मल मतलब बेटा अगर इंडिविजुअल है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाला स्लेब, या फिर 115 बीएससी है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब नॉर्मल मतलब जो 115 जेसी को इग्नोर करते हुए है। तो अब आप एक बार टैक्स निकालोगे बेटा इग्नोरिंग 115 जेसी, और एक बार आपको पता है एडजस्टेड टोटल इनकम अभी अपनी मिस्टर मास की कितनी आई थी? 23 लाख। एक बार आप निकालोगे 18.50% ऑफ 23 लाख। रेट फिक्स है बेटा, रेट कितना फिक्स है? 18.5% किसका? एडजस्टेड टोटल इनकम का, इन दोनों में से। अच्छा एक चीज निकाल के बताइए ना, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% कितना आएगा? जल्दी से निकाल के बताइए। 23 लाख का 18.5%, 4,25,000 एग्जैक्टली। अच्छा 4,25,500। और बेटा नॉर्मल प्रोविजन में आपका टैक्स आया मान लो 3,60,000, कितना पे करना पड़ेगा? इस सेक्शन का नाम ही क्या है? ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। मतलब किसी भी हालत में इतना तो पे करना ही है। इससे ज्यादा करना पड़ सकता है बेटा, इससे ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन मिनिमम आपको इतना पे करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। इसका नाम चीट के बता रहा है कि इन एनी सिचुएशन दिस इज द मिनिमम अमाउंट यू हैव टू पे। अगर बेटा नॉर्मल प्रोविजन 10 लाख आता, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग 10 लाख आता तो आपको कितना पे करना होता? 10 लाख। अरे यस और नो? आप बेटा ये इसका नाम खुद चीख के बता रहा है कि यार दिस इज मिनिमम अमाउंट दैट यू नीड टू पे। अगर नॉर्मली ही टैक्स ज्यादा था तो आपको ज्यादा ही पे करना पड़ेगा, ये तो मिनिमम है जो आपको पे करना है। कि आपको बात क्लियर है? अच्छा लॉजिकली अगर किसी को क्लियर नहीं भी हो तो भैया व्हिचएवर इज हायर टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, और उसको आप किससे कंपेयर करोगे? 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और क्या ले लोगे यार? व्हिचएवर इज हायर। चलिए अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एक रिमार्क लिखा है नीचे, जल्दी से पढ़िए इसको। नहीं बेटा ये रिमार्क आपके लिए एप्लीकेबल है, जल्दी से पढ़िए। अच्छा बेटा एक अमेंडमेंट आया था आज से 1-1.25 साल पहले, और उस अमेंडमेंट में बोला गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपको 18.5% की जगह 15% लेना है। और मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट कभी भी आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह का नहीं पूछेगी। अगर वो पूछेंगे तो बेटा इंडिविजुअल का पूछेंगे, एचयूएफ का पूछेंगे, या पार्टनरशिप फर्म का पूछेंगे।
ठीक है, तो एक अमेंडमेंट है जो ऐसा आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। वैसे कितना है 18.5%, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एकमात्र पर्सन है जिसके लिए कितना टैक्स रेट रहेगा 15%। अब बेटा कुछ थोड़ा सा एक दो बातें और सुन लो, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ बारीक पॉइंट बिना आपको पढ़ाए पूछूंगा आपसे। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पर एमटी की वजह से कितना ज्यादा टैक्स पे किया आपने? सुनना यार, ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो कि थोड़ा सा बारीक है। एमटी की वजह से कितना टैक्स आपने पे किया है? 65,500। क्या आपको 62,500? आप मुझे बताओ बेटा क्या आपको ये नुकसान हो रहा है? अरे एमटी की वजह से आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये आपका क्या है बेटा? नुकसान। बेटा जितना भी टैक्स आप ज्यादा पे कर रहे हो ड्यू टू एमटी, इसको आप बोलते हो एमटी क्रेडिट, सेक्शन 115 जेडी। सेक्शन 115 जेडी अगला सेक्शन, सेक्शन 115 जेडी एमटी क्रेडिट। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जितना भी टैक्स आपने ज्यादा पे करा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, लिटरली थोड़ा सा बारीक पॉइंट है। जितना भी आपने ज्यादा टैक्स पे करा, जितना ज्यादा पे करा उस ज्यादा वाले अमाउंट को आप क्या बोलोगे बेटा? एमटी क्रेडिट। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एमटी क्रेडिट को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? बेटा ध्यान से सुनना, 15 साल इसका आंसर है। आपने हाउस प्रॉपर्टी वगैरह लॉसेस में देखा होगा 8 साल कहीं, 4 साल कहीं, अनलिमिटेड। यहाँ पर इसका क्रेडिट आप कितने साल तक ले जा सकते हो? 15 इयर्स। सेक्शन कौन सा है बेटा? 115 जेडी। सेक्शन इज नॉट इंपोर्टेंट, व्हाट इज इंपोर्टेंट इज 15 साल तक आप क्या कर सकते हो इसको? कैरी फॉरवर्ड। क्या आपको ये बात क्लियर है? लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, कैरी फॉरवर्ड किसको करना किसको है, मैं आपको एक बार फिर से फिगर से बताता हूँ। ये है 3.5 और ये है 4 लाख। कितना ज्यादा पे करा है? 50,000। तो कितना कैरी फॉरवर्ड करोगे यार? 50,000। अब फिगर एग्जांपल चेंज कर रहा हूं बेटा, ऊपर है 4 लाख, नीचे है 3,50,000। आप बताइए नॉर्मली कितना ही करना था? 4 लाख, और आज भी कितना करा है? 4 लाख। क्या आपने एमटी की वजह से कुछ ज्यादा पे करा है? नहीं। तो क्या कोई एमटी क्रेडिट है? नहीं। एमटी क्रेडिट कब आएगा सर? जब एमटी की वजह से टैक्स बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? एमटी क्रेडिट। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे? 15 साल। अब एक बारीक पॉइंट बस बता रहा हूं, बस प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। एक इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, जो एग्जांपल ऑलरेडी आपको बताया गया था, 3.5 लाख 4 लाख, कितना एमटी क्रेडिट है? और बेटा ये है असेसमेंट ईयर 23-24। फॉर एग्जांपल असेसमेंट ईयर 23-24 में कितना एमटी क्रेडिट है? यहां पर लिख देता हूं मैं एमटी क्रेडिट कितना? 50,000। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे इसे? 15 साल। बेटा अगले साल आपका टैक्स आ रहा है 3,80,000 और इधर आ रहा है 3,40,000। ध्यान से सुनना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। इधर आ रहा है 3,80,000, इधर कितना आ रहा है बेटा? 3,40,000। पहले तो आप सब कुछ छोड़ो, पहले तो ये बताओ कितना पे करना पड़ेगा? सर विचएवर इज हायर। सर विचएवर इज हायर पे करना पड़ता है कभी भी, यस और नो? यस सर। अब बेटा ध्यान से सुनना, आपके पास कितना क्रेडिट रखा है? 50,000। जो क्रेडिट आपको पता है ये क्रेडिट किस वजह से क्रिएट हुआ था? एमटी का टैक्स ज्यादा होने की वजह से। तो बेटा जब एमटी का टैक्स कम होगा, जब एमटी का टैक्स कम होगा, आपको पता है आप इस क्रेडिट को यूज कर सकते हो। लेकिन आप, अच्छा चलिए बताइए कितना यूज करोगे आप? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 50,000 यूज करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, वापस से इसका नाम चीख के बोलेगा कि मैं तो वो मिनिमम अमाउंट है जो आपको कम से कम पे करना है। 3,40,000 तो वो मिनिमम अमाउंट है जो आपको कम से कम पे करना है। तो बेटा ध्यान से सुनना, आपको अल्टीमेटली पे तो 380 करना है, लेकिन आप 3,40,000 नगद पे करोगे और 40,000 इसमें से 50,000 में से कितना यूज कर लोगे? 40,000। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? ध्यान से सुन लीजिए, बचेगा कितना यार क्रेडिट? 10,000। आपको पता है रिमेनिंग 10,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 14 इयर्स। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। एक बार वापस से बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे को जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको वापस से बता रहा हूं, इस एग्जांपल को चेंज कर रहा हूं। इस बार मैं आपके सामने 2-3 साल तक की ट्रांजैक्शन लिखूंगा यहाँ पर। बेटा नॉर्मल प्रोविजन, आपका नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स था 2,40,000 और इधर आपका टैक्स था 2,60,000। बताओ कितना पे करोगे? 2,60,000। और कितना ज्यादा पे कर रहे हो? 20,000। कितने साल तक? 15। अच्छा अगले साल 2,50,000, 2 लाख, बेटा 2,50,000 और 2,90,000। बताओ कितना पे करोगे? 2,90। कितना कितना? 40,000 15 साल तक
और बेटा 14 साल तक कितना 20,000 14 साल तक। आपको बेटा एमटी क्रेडिट अलग अलग साल के को अलग अलग रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों की लाइफ अलग है। ये वाला 20,000 कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा 14 साल, और ये वाला 40,000 15 साल। बेटा अगले साल सिचुएशन आपके फेवर में आई, ये 23-24 था, ये 24-25 था, अगला साल है 25-26। बेटा 25-26 में आपके पास टैक्स है मान लीजिए 1,80,000 और बेटा एमटी में है 1 लाख। बताओ पे कितना करना पड़ेगा सर? वी हैव टू पे 1 लाख। बेटा इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 1,80,000 पे करना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि व्हिचएवर इज हायर पे करना है, लेकिन हायर किस फॉर्म में पे करना है बेटा ध्यान से सुनना। इसमें आप क्रेडिट यूज कर सकते हो क्योंकि आप ज्यादा वाला अमाउंट पे कर रहे हैं इस बार। कितना क्रेडिट 40,000 और 20,000, मतलब कितना आप क्रेडिट के फॉर्म में यूज कर लोगे 60,000, मतलब कितना आपको नगद पे करना पड़ेगा 1,20,000। किस किस को ये बात क्लियर है? ये बात आपको क्लियर है? चलिए अब बेटा मुझे आपको जो भी पढ़ाना था मैंने आपको पढ़ा दिया है। बस एक चीज मैं आपको पूरे जो आपका सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है मैं आपको उससे रिलेटेड बता रहा हूं, जो कि यही जो टॉपिक है 2-3 टॉपिक इनसे रिलेटेड है। ठीक है 115 बीएससी सेक्शन 10AA और 115 जेसी, इन 3 चीजों से रिलेटेड है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे बता पाओ। ठीक है थियोरेटिकली कम से कम आप बता पाओ, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वैसी दिक्कत होने वाली है। कम से कम थियोरेटिकली कंसेप्चुअली आप मुझे इस चीज को बता पाओ। चलो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, कब किसी पर्सन पे ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होता होगा? बेटा एक चीज बता दूं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे मैं आपको बता दूं मिस्टर मास की एडजस्टेड टोटल इनकम 1 करोड़ भी हो जाए इसकी जरूरत ही नहीं है। बेटा इसकी जरूरत ही जब पड़ेगी जब आपके पास 3 बेनिफिट्स हो ये वाले। इफ यू आर क्लेमिंग दीज 3 बेनिफिट्स, अगर आप ये 3 बेनिफिट क्लेम कर रहे हो तो ही बेटा 115 जेसी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा सरकार की नजर इन 3 बेनिफिट पे ही है आपके। अगर मिस्टर मास आप मुझे एक चीज बताइए ईमानदारी से, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, क्या मिस्टर मास की इन 3 में से कोई भी बेनिफिट मिस्टर मास के पास है? नहीं। तो क्या मिस्टर मास की अगर मान लीजिए 5 करोड़ इनकम है तो भी क्या 115 जेसी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। 115 जेसी एप्लीकेबल होने के लिए इन 3 में से कोई ना कोई एक बेनिफिट एसएससी क्लेम कर रहा हो। समझ रहे क्या मेरी बात? सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे, आपके सामने पता है एक क्वेश्चन आएगा बेटा ध्यान से सुनना, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा 14 नंबर का और लगभग उस क्वेश्चन का वेटेज होना चाहिए कम से कम 25-30 नंबर का। सुन लीजिए इधर ध्यान से। आपको पता है वो बड़ा सा एक कुछ क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 1, और उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा वो बोल देगा कैलकुलेट टैक्स, वो बोल देगा कैलकुलेट टैक्स। वो आपको ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि टैक्स एमटी के अकॉर्डिंग करना है, टैक्स नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग करना है, टैक्स ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग करना है, न्यू के अंदर करना है, कुछ नहीं बोलेगा बेटा। वो आपसे पता है सिर्फ क्या बोल देगा, कैलकुलेट टैक्स। अगर उसने 115 बीएससी को इग्नोर करने का स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको टैक्स को दोनों तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन कौन से दोनों तरीके से? सर हम ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग भी करेंगे और न्यू के अकॉर्डिंग भी करेंगे, और विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल, जो भी सबसे ज्यादा कम होगा वो वाला। आप सोचिए ना यार, एसएससी के पास ऑप्शन है, एसएससी आपके पास आएगा, आप क्या ही करोगे, एक बार ओल्ड के हिसाब से करोगे, एक बार न्यू के हिसाब से। और मान लो बेटा ओल्ड के हिसाब से टैक्स आ रहा है आपका 100 रुपए, न्यू के हिसाब से आ रहा है 80 रुपए, तो उसको क्या आप रिकमेंड करोगे? 80। अगर एसएससी चाहे तो वो 100 वाले ऑप्शन पे रह सकता है, एसएससी चाहे तो कौन से ऑप्शन पे रह सकता है बेटा? 100 वाले ऑप्शन पे। लेकिन आप उसे रिकमेंड तो कौन सा करोगे यार? 80। और एग्जाम में तो आपको अपना रिकमेंडेशन ही देना है। ठीक है एग्जाम में आपको 100 भी कैलकुलेट करना है, 80 भी कैलकुलेट करना है, और आपको अपना आंसर लिखना है कि एसएससी मतलब 80 रुपए उसको पे करना चाहिए, उसको न्यू वाली स्कीम ऑप्ट करना चाहिए। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? और बेटा मान लीजिए अगर क्वेश्चन के अंदर सेक्शन 10AA का बेनिफिट या फिर 35 AD का बेनिफिट या फिर बेटा इनकम बेस्ड डिडक्शंस के अगर बेनिफिट दिख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ इतना करने से भी आपका काम नहीं चलेगा। आपको टैक्स फिर 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप 2 बार तो ये करोगे 100 और 80, एक ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग और एक कौन सी स्कीम के अकॉर्डिंग बेटा? न्यू स्कीम। सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके सामने आज। एक बार आप करोगे ओल्ड के अकॉर्डिंग कितना टैक्स आया, फॉर एग्जांपल 100 रुपए। एक बार किसके अकॉर्डिंग करोगे? न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कितना आया? 80 रुपए। अच्छा क्वेश्चन कभी आपको याद नहीं दिलाएगा कि 115 जेसी लगेगा, क्वेश्चन सिर्फ आपको डिडक्शन और इन्फॉर्मेशन देके निकल जाएगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पकड़ना कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। आपको पता है 2 कर लिया और 2 में से लोअर आपका कितना आने वाला है बेटा? 80। 80 आ रहा है क्या लोअर? आपको पता है एक बार आप एमटी के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करोगे और हो सकता है वो 90 आ जाए। अब बताओ कितना पे करवाओगे?
मतलब बेटा कितनी बार टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा? 3 बार। और मैं आपको बता दूं तीनों बार बड़े लेवल पे कैलकुलेशन होंगे, तीनों बार बड़े लेवल पे क्वेश्चन होंगे। एक बार आप ओल्ड के अकॉर्डिंग पूरे ओल्ड के प्रोविजन लगाते हुए करोगे, एक बार न्यू के अकॉर्डिंग करोगे। और आपको पता है गलती की गुंजाइश सिर्फ न्यू स्कीम में, और उसकी वजह ये है कि आपने पूरा इनकम टैक्स जो पढ़ा ना उसकी उसने धज्जियां उड़ा दी। तो आपका है ना, आप मतलब आप उसमें इमोशनली उसमें गलत कर दोगे, मैं आपको बता दूं। तो वहां पर आप थोड़े से सतर्क रहना कि 115 बीएससी के केस में जो आपने पढ़ा है, जो चीजें डिसअलाउड है उनको डिसअलाउड करके ही उसको करिएगा। चलो बताओ कितना टैक्स पे करवाओगे इस केस में एसएससी से? ये आपका क्लाइंट है बेटा, 100 रुपए ओल्ड स्कीम, 80 रुपए न्यू स्कीम और 90 रुपए एमटी के अकॉर्डिंग। कितना पे करवाओगे आप? 90 रुपए। ये बात क्लियर है आपको? पक्का? अच्छा बेटा 115 बीएससी के बारे में एक लिखा था ऑप्शनल, इसका मतलब क्या था, कोई मुझे बताएगा? ये जरूरी नहीं है कि ये स्कीम ऑप्ट की ही जाए। बेटा प्लीज ध्यान से सुन लीजिए एक लास्ट बार, उसके बाद मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर। प्लीज फोकस के साथ सुन लीजिए बात को। बेटा ये जो ऑप्शनल लिखा है ना यहाँ पर, ये जो ऑप्शनल लिखा है ना, इसमें भी थोड़ी सी सच्चाई नहीं है। आपको पता है अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम के अंदर पीडीबीपी है, अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम के अंदर क्या है? पीडीबीपी। प्लीज इधर एक मिनट ध्यान से सुनिए सब लोग। अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम के अंदर क्या है बेटा? पीडीबीपी, उसके लिए ऑप्शनल नहीं है ये। वैसे सबके लिए ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा पर्सन जिसकी इनकम के अंदर पीडीबीपी है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है, उस पर्सन ने अगर इस स्कीम को एक बार ले लिया, ले सकता है, एक बार विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन जिंदगी में वापस कभी नहीं ले पाएगा। आपको पता है सैलरी वाला, ध्यान से सुनिए मेरी बात, सैलरी वाले केस में आप करंट ईयर में ले लो, अगले साल छोड़ दो, अगले साल फिर ले लो, फिर छोड़ दो, फिर ले लो, फिर छोड़ दो, जो मर्जी करो, ऑप्शनल है। लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम के अंदर क्या शामिल है बेटा? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, वो एक बार ले सकता है, ही कैन ऑप्ट, ही कैन विड्रॉ। लेकिन विड्रॉ और ऑप्ट करने के बाद जब वो विड्रॉ करेगा तो वापस से री ऑप्ट कभी नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में। जब तक उसकी इनकम के अंदर पीडीबीपी शामिल रहेगा, ही विल नेवर बी एबल टू री ऑप्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ले सकता है, छोड़ सकता है, वापस कभी नहीं ले पाएगा। क्या आपको बात क्लियर है? चलिए अभी मैं सेशन को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।